हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर इस वक्त हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन अपने वेब्स का यूज करके इस शहर की पेट्रोलिंग कर रहा था। वो अपने मन में ही सोचता है कि पिछले काफी समय से उसकी लाइफ काफी अजीब सी चल रही थी, क्योंकि ना तो उसके पास एक जॉब था और मैरी जेन से भी उसकी काफी समय से बात नहीं हुई थी, और इसी वजह से ही वो अपने मन में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और यही सब कुछ सोचते हुए वो एक बिल्डिंग पे जा बैठता है, और तभी उसकी नज़र वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों पे पड़ती है और वो देखता है कि वो लोग मिलकर एक गाड़ी को चोरी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन अपने वेब्स का यूज करता है और उनके पीछे से जाकर उन्हें डरा देता है। लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन उस दीवार पे वापस पहुंचता है, उसकी नज़र एक और शख्स पे पड़ती है जो ठीक उसी की तरह उस दीवार से चिपका हुआ था। और स्पाइडरमैन को देखते ही वो शख्स उससे कहता है कि वो इस चीज़ को समझ सकता है कि पीटर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, और अगर पीटर की जगह वो होता तो शायद वो भी इतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसकी बात का जवाब दे पाता, वो रहस्यमय शख्स अचानक ही अपनी पावर्स का यूज़ करता है और स्पाइडरमैन की तरह ही जंप करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो शख्स कौन था और उसे ये चीज़ कैसे पता थी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन उससे कुछ ही दूर जाने के बाद वो शख्स उससे कहता है कि उसका नाम इज़ीकेल है और वो वहाँ पर स्पाइडरमैन की मदद करने आया था। और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से उससे दूर जाने लगता है। स्पाइडरमैन अपनी पावर्स का यूज करके एक बार फिर से उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, और तब वो शख्स उससे पूछता है कि आखिरकार पीटर को अपनी पावर्स कैसे मिली थी, जिसके जवाब में स्पाइडरमैन उसे बताता है कि उसे अपनी सारी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिली थी, जिसने आज से कई सालों पहले उसके हाथ में काट लिया था। लेकिन इज़ीकेल उससे पूछता है कि क्या स्पाइडरमैन इस चीज़ को प्रूव कर सकता है। स्पाइडरमैन उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है, लेकिन इज़ीकेल उससे कहता है कि हम सभी लोग उस चीज़ को बिलीव करते हैं जिसे हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन क्या स्पाइडरमैन इस चीज़ को प्रूव कर सकता था कि उसे अपनी सारी पावर्स रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिली थी। लेकिन ये सुनकर स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसके सामने चुपचाप खड़ा रहता है। और तब इज़ीकेल उससे कहता है कि आज वो उससे एक ऐसा सवाल पूछने वाला है जो आज तक पीटर ने अपने आप से नहीं पूछा, और वो ये था कि क्या उस रेडिएशन में जाने की वजह से उस स्पाइडर ने पीटर को उसकी पावर्स दी थी, या फिर उस स्पाइडर के पास पहले से ही वो सारी पावर्स मौजूद थी और पीटर को उसकी पावर्स देना उस स्पाइडर की डेस्टिनी थी और रेडिएशन में आने की वजह से सिर्फ उसकी मौत हुई थी। और ये सुनते ही स्पाइडरमैन को एक भयानक झटका लगता है, क्योंकि इज़ीकेल की बात बिल्कुल सही थी और स्पाइडरमैन ने खुद भी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा था। लेकिन इससे पहले कि पीटर उससे और भी बात कर पाता, इज़ीकेल उसकी आंखों के सामने ही जंप करके वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन वो स्पाइडरमैन के मन में कई हजारों सवाल छोड़ जाता है, जिनके बारे में सोचता हुआ स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी लाइफ और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि वहाँ से थोड़ी ही दूर न्यूयॉर्क शहर के डॉक्स पर एक शिप आकर रुकता है, जिसके अंदर मौजूद था एक ऐसा शख्स जो स्पाइडरमैन को ढूंढता हुआ काफ़ी दूर से वहाँ पर आया था। और ये चीज़ पता चलने पर कि उनका शिप न्यूयॉर्क पहुँच चुका है, वो अपने दोस्त से कहता है कि अब उसे अपने सप्लाईज को ख़त्म करना होगा। और ये कहने के बाद वो वहीं पर मौजूद एक इंसान को पकड़कर उसकी पूरी एनर्जी को खा लेता है। और तब हमें पता चलता है कि वो रहस्यमय शख्स दरअसल में मॉर्लून था, जो स्पाइडरमैन को ढूंढता हुआ न्यूयॉर्क शहर पहुँच चुका था। अगली सुबह पीटर अपनी आंट मे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। आंट मे काफी समय से पीटर से बात कर रही थी, लेकिन पीटर का ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी कई सारे सवाल थे और वो उन्हीं चीज़ों को सोच रहा था जो उससे पिछली रात इज़ीकेल ने कही थी। लेकिन वो उन सारी चीज़ों को छोड़कर एक बार फिर से अपना ध्यान आंट मे की बातों पर फोकस करता है, जो उससे कहती हैं कि वहीं पर मौजूद स्कूल को टीचर्स की ज़रूरत थी और पीटर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन पीटर आंट मे से कहता है कि उस स्कूल में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई थी और वहाँ पर जाते ही उसे सबसे पहले ग्वेन की याद आती थी और इसी वजह से वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। और ये कहने के बाद वो आंट मे को छोड़कर एक बार फिर से अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनता है और क्राइम को ढूंढता हुआ न्यूयॉर्क शहर में स्विंग करने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जहाँ से वो स्विंग कर रहा था ठीक वहीं पर मॉर्लून भी मौजूद था, और जैसे ही मॉर्लून की नज़र स्पाइडरमैन पे पड़ती है, उसका स्पाइडर सेंस पूरी तरह से पागल हो जाता है और स्पाइडरमैन को ये लगता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला था, जिसकी वजह से वो वहीं पर मौजूद एक बिल्डिंग में एक कोने को पकड़ लेता है और वहाँ पर छुप जाता है। और ऐसा करते ही वो ये चीज़ सोचने लगता है कि इतने सालों में आज तक उसके स्पाइडर सेंस ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर मौजूद स्पाइडर सेंस उससे बार बार सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हो, और वो थी हाइड।
और स्पाइडरमैन को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो किस चीज़ से छुप रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसे कोई भी खतरा नज़र नहीं आ रहा था। और ये सोचकर कि वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, स्पाइडरमैन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मॉर्लून ने अपने शिकार को देख लिया था। कुछ देर तक न्यूयॉर्क में घूमने के बाद पीटर को आंट मे की बात याद आती है और काफ़ी सोचने के बाद वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि उसे एक बार स्कूल जाकर देखना चाहिए, जहाँ पहुँचकर वो वहाँ के ऑफिशियल स्टाफ से बात करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से उसका स्पाइडर सेंस टिंगल करता है और वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद एक शख्स अपने पास से 2 गन्स को निकालकर वहीं पर मौजूद बच्चों पर गोलियां बरसाने लगता है। और ये देखते ही पीटर वहाँ खड़े हुए बच्चों को एक क्लासरूम में धकेल देता है। लेकिन वो इस बात को जानता था कि अगर उसने उस इंसान को नहीं रोका तो कुछ ही देर में वो उस रूम में पहुंचकर वहाँ मौजूद बच्चों को शूट कर देगा। और पीटर के रहते ये चीज़ वो कभी नहीं होने देता। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र वहीं पर मौजूद एक केमिस्ट्री की बुक पे पड़ती है और वो उस किताब को पकड़ने वाले स्टूडेंट से कुछ केमिकल्स मिक्स करने को कहता है, जिसके ऐसा करते ही उस पूरे कॉरिडोर में काफ़ी सारा धुआं फैलने लगता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पीटर अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज कर लेता है। इधर वो शूटर पूरी तरह से धुएं से घिर चुका था, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और वो पलटकर देखता है कि उसके पीछे स्पाइडरमैन खड़ा हुआ था, जिसे देखते ही वो स्पाइडरमैन पर गोलियों की बरसात कर देता है। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें काफी आसानी से डॉज कर लेता है और शूटर को पकड़कर वो उसे एक जबरदस्त स्पीयर मारता है। उसे जमीन पे गिराने के बाद वो शूटर से कहता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उस स्कूल में कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे। और ये कहने के बाद वो उसका मास्क उतार देता है और तब स्पाइडरमैन को ये चीज़ पता चलती है कि वो शूटर दरअसल में उसी स्कूल का एक स्टूडेंट था, जो स्पाइडरमैन से कहता है कि ऐसा उसने सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि उसके सीनियर्स उसे काफ़ी ज़्यादा मारते थे और बार बार मार खाते खाते वो परेशान हो चुका था और इसी वजह से उसने उनसे बदला लेने का फैसला किया था। लेकिन उस बच्चे को देखने के बाद स्पाइडरमैन बिल्कुल हैरान हो जाता है और कुछ ही देर के बाद पुलिस वहाँ पर आकर उसे अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन पीटर इस चीज़ को समझ चुका था कि इस स्कूल और उसमें मौजूद बच्चों को उसकी बहुत ज़रूरत थी और इसी वजह से वो वहाँ पर पढ़ाने के लिए अप्लाई कर देता है। और अपनी नई जॉब शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उस स्कूल का प्रिंसिपल पीटर के पास आकर उससे कहता है कि पीटर एक बहुत ही अच्छा टीचर था, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स भी इस स्कूल की हेल्प कर रहे थे। लेकिन प्रिंसिपल की बात सुनकर पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से उसका कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं था जो उसकी हेल्प करे। लेकिन इससे पहले कि पीटर उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, उसका प्रिंसिपल उसे अपने रूम में ले जाकर उसके फ्रेंड से मिलवा देता है। और तब उसे ये चीज़ पता चलती है कि इस स्कूल को हेल्प करने वाला पीटर का फ्रेंड दरअसल में इज़ीकियल था, जिसे देखते ही पीटर बिल्कुल शॉक हो जाता है। लेकिन उसका प्रिंसिपल पीटर को बताता है कि इज़ीकियल ने इस स्कूल को $1,00,000 डोनेट किए थे। लेकिन इज़ीकियल को देखने के बाद पीटर उससे कहता है कि उसे इज़ीकियल से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और ये कहने के बाद वो उसे एक पिज़्ज़ा प्लेस पे ले जाता है, जहाँ पर बैठकर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पीटर उससे पूछता है कि आखिरकार इज़ीकियल उससे क्या चाहता था और इज़ीकियल उससे कहता है कि पीटर की जान खतरे में थी और उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उसकी जान बचाने में पीटर की मदद कर सकती थी। वो उसे बताता है कि पीटर को भले ही ऐसा लगता हो कि उसे अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसे इज़ीकियल की बात सुन लेनी चाहिए। और ये सुनकर पीटर उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें बात करनी है और मुझे अपनी पावर्स के बारे में क्या नहीं पता, क्या प्लीज़ ये मत कहना कि मैं स्पाइडर से बात कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद इज़ीकियल उससे पूछता है कि क्या कभी उसने ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन पीटर उसे बताता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। और इज़ीकियल उससे कहता है तो एक बार उसे ट्राई करके देखना चाहिए। और पीटर उसकी बात सुनकर वहीं मौजूद एक स्पाइडर के पास जाता है और उससे पूछता है, हे कैसे हो तुम, क्या तुमने आज कोई फ्लाइज खाई हैं? लेकिन उस स्पाइडर से पीटर को कुछ भी जवाब नहीं मिलता। और इज़ीकियल उससे कहता है कि ऑफ कोर्स स्पाइडर्स उससे बात नहीं कर सकते, क्योंकि स्पाइडर्स इंडिविजुअली बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन अगर वो सारे के सारे स्पाइडर्स एक साथ जुड़ जाएं तो उनकी चेन ऑफ थॉट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरह वो एक ऐसे नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं जिसे रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। वो उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में आने वाला पीटर पहला स्पाइडरमैन नहीं था, बल्कि ये सब कुछ समय की शुरुआत से चल रहा था और इस पूरे यूनिवर्स में कई ह्यूमंस ऐसे थे जिनके पास कई सारी टोटेम्स की पावर थी और उन्हीं का यूज़ करके वो अपने और एनिमल्स के बीच में एक कनेक्शन को जोड़ सकते थे। लेकिन अगर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं था तो वो इस चीज़ को प्रूव भी कर सकता था। वो उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में हर एक पॉजिटिव का नेगेटिव है, यानी कि हर सुपर हीरो का एक पेटेंट सुपर विलन है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है तो उसके विलन्स रेड स्कल और बैरन जीमो हैं, जो उसी की तरह सुपर सोल्जर्स हैं।
और इसके अलावा अगर एक्समैन को देखा जाए तो उनका दुश्मन मैग्नीटो है, जो सारे के सारे एक्समैन की तरह ही एक म्यूटेंट है। और अगर थॉर की बात करें तो उसका दुश्मन लोकी है, जो थॉर की तरह ही एक गॉड है। और अगर स्पाइडरमैन के विलन्स को देखा जाए तो उसके विलन्स में ऑक्टेवियस ऑक्टोपस, वल्चर, राइनो, स्कॉर्पियन या फिर लिजर्ड हैं। और अगर पीटर ने इस चीज़ पे ध्यान ना दिया हो तो ये सारे के सारे विलन्स किसी न किसी एनिमल को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन उन सब लोगों ने अपनी पावर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया था और इसी वजह से वो सारे के सारे विलन्स दरअसल में प्रिटेंडर्स थे। लेकिन पीटर उनका बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि पीटर की पावर्स पूरी तरह से नेचुरल थी और इसी वजह से इस पूरे यूनिवर्स में वो उन टोटेमिक पावर्स का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म था। लेकिन ये सुनने के बाद पीटर उससे कहता है कि अगर पीटर उन पावर्स का प्योरेस्ट फॉर्म है तो फिर इज़ीकियल कौन था, क्योंकि उसके पास भी स्पाइडर जैसी ही पावर्स थी। लेकिन इज़ीकियल उससे कहता है कि उसकी पावर्स भी स्पाइडरमैन की तरह प्योर नहीं थी, लेकिन ये वक्त उसकी कहानी सुनाने का नहीं था। और ये कहकर वो उसकी बात को पूरी तरह से टाल देता है। वो उससे कहता है कि प्रिटेंडर्स हमेशा ही प्योर चीज़ से नफरत करते हैं और इसी वजह से वो उसे हमेशा ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन उन प्रिटेंडर्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनसे स्पाइडरमैन को डरना चाहिए था और उन लोगों को हंटर्स कहा जाता था। वो उसे बताता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े बैलेंस को मेंटेन करे हुए है, एक ऐसा बैलेंस जिसे कंट्रोल करने वाले लोग हैं प्रे और हंटर्स, यानी कि शिकार और शिकारी। जैसे कि इस यूनिवर्स में कई सारी टोटेमिक फोर्सेस मौजूद हैं, ठीक उसी तरह इस यूनिवर्स में ऐसे भी फोर्सेस मौजूद हैं जो उन टोटेमिक फोर्सेस को खाती हैं और उन्हीं फोर्सेस को वो लोग इनहेरिटर्स कहते थे, जो पिछली कई सेंचुरी से स्पाइडरमैन जैसी टोटेमिक फोर्सेस को खाती आ रही थी। और अब उन्हीं हंटर्स में से एक इस अर्थ पे पहुंच चुका था और उसका अगला टारगेट दरअसल में स्पाइडरमैन था। इज़ीकियल उसे बताता है कि उस हंटर का नाम दरअसल में मॉर्लून था और वो स्पाइडरमैन के ऊपर फीड करने के लिए इस प्लैनेट पे पहुंच चुका था। लेकिन पीटर को घबराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इज़ीकियल के पास पीटर को बचाने के लिए एक प्लान था। और ये कहने के बाद इज़ीकियल उसे अपने ऑफिस ले जाता है, जिसे देखकर पीटर को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इज़ीकियल काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था। इज़ीकियल उसे बताता है कि इतना सारा पैसा उसने कई सालों में अपनी पावर्स को यूज़ करके कमाया था और ये कहकर वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी टेबल में मौजूद एक बटन को दबाता है और तभी वहाँ पर मौजूद एक सीक्रेट रूम अनलॉक हो जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद इज़ीकियल उसे बताता है कि इसे बनाने के लिए वो और उसके इंजीनियर्स मिलकर पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे और उस रूम की वॉल्स पूरे 2 फीट सॉलिड स्टील से बनी हुई थी, जिसे उन्होंने रैप किया था एक एडमेंटियम कोर से। और इसके साथ ही साथ उसमें कई सालों तक सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन और पानी का सप्लाई भी था और अगर पीटर उसके फ्लोर को उठाएगा तो उसमें पूरे 4 महीने की फूड सप्लाई भी है। और ये सब कुछ उसने पीटर के लिए बनाया था। वो उससे कहता है कि मॉर्लून पीटर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और पीटर उसे कभी नहीं हरा सकता था और भले ही इज़ीकियल उसकी मदद भी क्यों ना कर ले, लेकिन वो दोनों मिलकर भी मॉर्लून को नहीं हरा सकते थे। और इस रूम में पहुंचने के बाद वो रूम पीटर की पावर्स को पूरी तरह से छुपा लेगा और इसी वजह से अगर मॉर्लून पीटर की पावर्स को सेंस भी करना चाहे तो भी वो उन्हें सेंस नहीं कर पाएगा। और काफ़ी समय तक उसे ढूंढने के बाद जब उसे पीटर नहीं मिलेगा तो मॉर्लून अपने आप ही वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद पीटर उससे कहता है, ये जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और फ्रैंकली आई एम फ्लैटर्ड। तुमने इतना सब कुछ किया है, इतना पैसा खर्च किया है, लेकिन इज़ीकियल मैं यहाँ पर बैठकर छुप नहीं सकता। इज़ीकियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर पीटर उस रूम में नहीं गया तो मॉर्लून उसे ढूंढकर उसे मार डालेगा। लेकिन पीटर उससे कहता है, मैं छुप नहीं सकता इज़ीकियल, मुझे एक क्लास को पढ़ाना है और मेरे पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और तुम जानते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ क्या क्या आता है। और वो पूरे शहर की तरफ इशारा करके कहता है, ये सब कुछ। और ये कहने के बाद पीटर पार्कर वहाँ से निकल जाता है और ये सब कुछ होने के कुछ ही देर बाद उसे खबर मिलती है कि एक बिल्डिंग में आग लगी थी और वो स्पाइडरमैन बनकर वहाँ पर आ पहुँचता है। वो धीरे धीरे करके एक एक इंसान को बचाने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से उसका स्पाइडर सेंस उसी तरह से टिंगल करता है। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन पलटकर देख भी पाता, अचानक ही उसके मुंह पर एक घूसा पड़ता है और वो पूरी तेजी से जाकर वहीं पर मौजूद एक कार में घुस जाता है। लेकिन ऐसा होते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि अपनी पूरी लाइफ में आज तक उसे ना ही थॉर ने और ना ही हल्क ने इतनी ताकत से पंच किया था और आज पहली बार उसके पास कहने के लिए एक भी जोक नहीं था, क्योंकि आज कुछ भी फनी नहीं था। जहाँ पर इस वक्त मॉर्लून स्पाइडरमैन के सामने खड़ा था। उसे देखने के कुछ समय बाद तक तो स्पाइडरमैन यही सोचता रहता है कि उसे इतनी जोर से मारने वाला आखिरकार कौन था, लेकिन उसे जल्दी ही ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो शख्स दरअसल में वही मॉर्लून था जिसकी इज़ीकियल बात कर रहा था।
और वो इस चीज को समझ जाता है कि मॉर्लून वहाँ पर स्पाइडरमैन को मारने आया था, लेकिन वो इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं था। और ये सोचने के बाद वो मॉर्लून पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ छलांग लगा देता है। वो उसके सामने पहुंचकर उसे एक के बाद एक पंच मारना शुरू करता है और आखिरी में उसे एक जबरदस्त अपरकट मारता है। लेकिन इन सारे पंचेस के बाद भी मॉर्लून पर उनका कोई असर नहीं होता और वो स्पाइडरमैन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और अगले ही सेकंड वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और स्पाइडरमैन एक बार फिर से वहां से बहुत दूर जा गिरता है। जैसे तैसे अपने आप को खड़ा करने के बाद स्पाइडरमैन मॉर्लून से कहता है, जिन लोगों से मैं ज़्यादातर लड़ता हूँ वो अपना काफ़ी समय वेस्ट करते हैं मुझे ये बताने के लिए कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं, जैसे कि उन्हें बचपन में ज़्यादा प्यार नहीं मिला या फिर मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन तुम्हें लगता है ज़्यादा बोलने का शौक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसके आगे कुछ भी बोल पाता, मॉर्लून उस पर एक और वार करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज कर लेता है और उससे कहता है, तो तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ है। लेकिन स्पाइडरमैन की बात सुनने के बाद मॉर्लून उससे कहता है कि ये सब कुछ पर्सनल नहीं है। वो स्पाइडरमैन को मारना नहीं चाहता, लेकिन कई सेंचुरीज में एक बार उसे अपनी बॉडी की पावर्स को मेंटेन करने के लिए किसी एक प्योर टोटेम को कंज्यूम करना होता है और स्पाइडरमैन से ज्यादा प्योर टोटेम इस पूरे प्लेनेट पर मौजूद ही नहीं था। वो उससे कहता है कि उसे ये चीज पहले से ही पता है कि ये फाइट किस तरह एंड होने वाली है, तो स्पाइडरमैन को उन दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉर्लून ना ही थकता था और ना ही वो कभी गिव अप करता था। अगर स्पाइडरमैन भागा तो वो उसे कहीं भी ढूंढ लेगा, क्योंकि अब जब मॉर्लून ने स्पाइडरमैन को छू लिया था तो वो उसे इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ढूंढ सकता था। और ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन अपना आपा पूरी तरह से खो बैठता है। वो उससे कहता है कि मॉर्लून वहाँ पर स्पाइडरमैन को मारने आया था और इतना ही नहीं, वो उसकी सोल पर फीड करना चाहता था। और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है तो ठीक है, लेकिन स्पाइडरमैन इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं था और ये कहने के बाद वो मॉर्लून पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक अगले 10 मिनट तक मॉर्लून पर अपने हर एक अटैक को ट्राई कर लेता है। कभी उसे पंच मारता है, कभी उसे लात मारता है और यहाँ तक कि अपने आसपास मौजूद एक एक चीज को वो मॉर्लून पर फेंक के देख लेता है। लेकिन इसके बाद भी मॉर्लून पर उन चीजों का कुछ असर नहीं होता। और इतना ही नहीं, वो ना ही स्पाइडरमैन से कुछ बोलता है, ना ही उसकी तरफ देखकर हंसता है, ना ही उसका मजाक बनाता है। वो बस उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है और अपनी सारी पावर्स को आजमा लेने के बाद स्पाइडरमैन ये चीज समझ जाता है कि वो मॉर्लून को इस तरह नहीं हरा सकता था और एक प्लान को बनाने के लिए उसे कुछ देर के लिए मॉर्लून से दूर जाना होगा। और यही चीज सोचकर स्पाइडरमैन वहां से जंप करके उससे भागने लगता है। वो अपने वेब्स का यूज करता है और वहां से स्विंग करके 2 ब्लॉक्स दूर एक 15 स्टोरीज की बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद वो ये चीज सोचने लगता है कि ना ही मॉर्लून के पास कोई स्पेशल पावर्स थी, ना ही उसके पास कोई टेंटिकल्स थे और ना ही उसके लंबे लंबे दांत थे। वो बस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और स्पाइडरमैन ये चीज सोचने लगता है कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की दरअसल में वीकनेस क्या हो सकती है। लेकिन तभी अचानक उसका स्पाइडर सेंस एक बार फिर से टिंगल करता है और इससे पहले कि स्पाइडरमैन कुछ भी समझ पाता, अचानक ही मॉर्लून उस दरवाजे को तोड़कर उस छत पे भी आ पहुंचता है और वो स्पाइडरमैन को लेकर वहां से कूद पड़ता है। स्पाइडरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों 15 स्टोरी बिल्डिंग से गिर रहे थे और जमीन से टकराने के बाद उन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला था। लेकिन मॉर्लून उसकी तरफ मुस्कुराकर उससे कहता है कि नीचे गिरने के बाद अगर कोई मरेगा तो वो स्पाइडरमैन था। लेकिन जैसे तैसे स्पाइडरमैन अपने हाथ को छुड़ाकर उससे एक वेब को शूट करता है और वहीं पर लटक जाता है। लेकिन मॉर्लून पूरी स्पीड से जमीन पे जा गिरता है। लेकिन जमीन पे गिरने के बाद मॉर्लून की पावर्स थोड़ी सी कम होने लगती हैं और वो वहीं पर मौजूद एक सिविलियन को पकड़कर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन यही चीज देखकर स्पाइडरमैन वहां पर आ पहुंचता है और उसे एक किक मारने के बाद वो उससे कहता है, ये तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसमें कोई भी सिविलियन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक फाइट चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें एक फाइट दूंगा। और ये कहने के बाद वो मॉर्लून पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। वो उसे एक पंच मारकर वहीं पर मौजूद एक कार में घुसा देता है। लेकिन मॉर्लून इसी मौके का फायदा उठाता है और उसी कार को उठाकर वो वहीं पर मौजूद सिविलियंस पर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन उन सब के बीच में आकर उस कार को पकड़ लेता है। मॉर्लून से लड़ते लड़ते स्पाइडरमैन को काफी ज्यादा चोट ऑलरेडी लग चुकी थी और अब उसका स्टैमिना और एनर्जी लेवल्स भी अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे। लेकिन वो फिर भी अपने आप से कहता है, कम ऑन पीटर, गेट अप, उठो उठो, अपने पैरों पे खड़े हो। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन अपने पैरों पे खड़ा हो पाता, मॉर्लून वहां पर आकर उसका गला पकड़ता है और उसे उठाकर वो उसकी रिब्स में एक ही मिनट में कई सारे पंचेस मार देता है।
स्पाइडरमैन जैसे तैसे उससे अपना पीछा छुड़ा के एक बार फिर से उससे दूर होने की कोशिश करता है। वो इस चीज को समझ चुका था कि मॉर्लून से पिटने के बाद उसकी रिब्स की कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं कर सकता था। वो जैसे तैसे वहीं पर मौजूद एक बिल्डिंग पे चढ़ता है और देखता है कि मॉर्लून अभी भी उसके पीछे आ रहा था, और इस बात को जानते हुए कि उसके लिए अब वेब स्विंगिंग करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी रिब्स पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो अपने दर्द को सहन करते हुए वेब्स को शूट करता है और वहां से निकल जाता है। वो वहां से थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वहीं पर टंगे हुए कपड़ों को लेकर उन्हें पहन लेता है और अपने मास्क को उतार कर एक बार फिर से पीटर बन जाता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही उसका स्पाइडर सेंस एक बार फिर से टिंगल करता है और पीटर पलटकर देखता है कि मॉर्लून ने उसे वहां पर भी ढूंढ लिया था, जो उससे कहता है कि उसने पीटर को पहले ही समझाया था कि वो अब चाहे कहीं भी छुप ले, लेकिन मॉर्लून ने उसे छू लिया था और वो उसे इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ढूंढ सकता था। और ये कहने के बाद वो उसे पकड़कर वहीं पर मौजूद एक बार में घुसा देता है। पीटर इस चीज को समझ चुका था कि मॉर्लून उसे बार बार सिविलियंस वाले इलाके में लेकर जा रहा था ताकि वो पीटर की इस वीकनेस का फायदा उठा सके, लेकिन पीटर उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकता था और वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक बार फिर से उस पर कूद पड़ता है। लेकिन मॉर्लून उसे एक ही पंच में वहीं पर मौजूद एक दीवार में घुसा देता है और इससे पहले कि स्पाइडरमैन उससे रिकवर कर पाता, वो एक ही पंच में उसके चेहरे की कई सारी हड्डियों को तोड़ देता है। और ये सब कुछ होने के बाद स्पाइडरमैन अपने मन में सोचने लगता है, अब मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या मैं यही मर जाऊंगा? नहीं पीटर, तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। तुम मरोगे नहीं और तुम उसे वो नहीं करने दोगे जो वो तुम्हारे साथ करना चाह रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम है और तुम्हारे पास पावर है, क्योंकि तुम स्पाइडरमैन हो। और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से अपने मास्क को पहनकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बार बार अपने आप से सिर्फ एक ही चीज कहता है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये कहते कहते वो मॉर्लून को एक जबरदस्त पंच मारता है और वो उस बार के किचन में जा गिरता है। लेकिन वहां पर गिरने के बाद मॉर्लून के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और तब पीटर को रियलाइज होता है कि उनके लड़ने की वजह से उस किचन में काफी सारी गैस लीक होने लगी थी। और यही चीज देखने के बाद मॉर्लून वहीं पर पड़ी हुई एक माचिस की तीली को उठाकर उसमें आग लगा देता है। स्पाइडरमैन वहीं पर मौजूद एक खिड़की को तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर पहुंच पाता, एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके में स्पाइडरमैन काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसकी पीठ में कई सारे कांच के टुकड़े घुस जाते हैं और उसके शरीर की और भी कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन स्पाइडरमैन इस बात को जानता था कि इस धमाके से रिकवर करने के लिए मॉर्लून को भी कुछ समय जरूर लगेगा और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन वहां से भाग निकलता है, क्योंकि वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर इस वक्त उसकी कोई भी मदद कर सकता था तो वो सिर्फ एक ही शख्स था और उसका नाम था इज़ीकियल। जहाँ पर इस वक्त स्पाइडरमैन इज़ीकियल से मदद मांग रहा था। वो उससे कहता है कि मॉर्लून उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब उसे हराने के लिए स्पाइडरमैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन इज़ीकियल उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका बॉम्ब शेल्टर उसे तभी प्रोटेक्ट कर सकता था जब मॉर्लून उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन अब जब मॉर्लून ने उसे छू लिया था तो इस पूरे यूनिवर्स में वो उसे कहीं भी ढूंढ सकता था और उसका बॉम्ब शेल्टर भी अब स्पाइडरमैन को नहीं बचा सकता था। स्पाइडरमैन उससे कहता है कि भले ही वो मॉर्लून से अब छुप ना सकता हो, लेकिन उसे हराने का कोई तो तरीका होगा, क्योंकि हर किसी की तरह मॉर्लून की भी कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी। लेकिन इज़ीकियल उससे कहता है कि उसे मॉर्लून की कोई भी वीकनेस नहीं पता और इससे ज्यादा वो स्पाइडरमैन की अब कोई मदद नहीं कर सकता था और ये बैटल उसे अकेले लड़नी होगी। और इज़ीकियल की बात सुनने के बाद स्पाइडरमैन उसे छोड़कर एक बार फिर से वहां से निकल जाता है। वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि मॉर्लून को हराने का कोई तो तरीका जरूर होगा, भले ही उसे ये चीज अभी ना पता हो, लेकिन कैसे भी करके उसे ये चीज पता लगानी होगी। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन और भी कुछ सोच पाता, अचानक ही वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो समझ जाता है कि मॉर्लून उसे बुला रहा था। उस ब्लास्ट की लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि मॉर्लून ने स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए अब सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है और स्पाइडरमैन पलटकर देखता है कि मॉर्लून ने एक छोटे बच्चे को अपने हाथों में उठा रखा था। स्पाइडरमैन उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसका कुछ भी कर पाता, मॉर्लून उस छोटे बच्चे को उठाकर वहीं पर आग में फेंक देता है। स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और उस बच्चे की तरफ छलांग लगा देता है और बड़ी मुश्किल से वो उस बच्चे को पकड़कर वहां से दूर पहुंचा देता है। लेकिन ये चीज देखने के बाद वो पूरी तरह से अपना आपा एक बार फिर से खो चुका था
और मॉर्लून के पास पहुंचकर वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में मॉर्लून एक बार फिर से उस पर हावी होने लगता है और ये देखने के बाद स्पाइडरमैन वहां से जंप करके वहीं मौजूद एक दीवार पे चिपक जाता है और अपने वेब्स का यूज करके वो मॉर्लून को बांधने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसके ये वेब 16 टन के ट्रक को रोक सकते थे, लेकिन मॉर्लून उसके वेब्स को कागज की तरह फाड़ देता है और एक बार फिर से वो स्पाइडरमैन की तरफ आने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि वो किसी भी हालत में मॉर्लून से लड़ने के काबिल नहीं था और ये सोचकर वो एक बार फिर से उससे दूर जाने लगता है। लेकिन उसके दूर जाते ही मॉर्लून वहीं पर खड़ी हुई एक सिविलियन को उठाकर उसे मारने लगता है और ये देखने के बाद स्पाइडरमैन एक खंबे को उखाड़कर उसकी पीठ पर दे मारता है। मॉर्लून उस फार से उठने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन एक बार फिर से उसे उसी पोल से अटैक करता है। वो तीसरी बार भी उस पोल को मॉर्लून पर मारने के लिए उठाता है, लेकिन उसी पोल का यूज करके मॉर्लून स्पाइडरमैन को हवा में उठा लेता है और उसे वहीं पर मौजूद एक दीवार में घुसा देता है। और ये होने के बाद स्पाइडरमैन के शरीर में जो भी हड्डियां बची हुई थी अब वो सारी भी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो गिव अप करने को तैयार नहीं था। और ये देखकर मॉर्लून उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसने स्पाइडरमैन से पहले ही कहा था कि वो ना ही थकेगा और ना ही उसे चोट लगती है और भले ही स्पाइडरमैन कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन अपने वेब्स को शूट करता है जो वहीं से जाने वाली एक गाड़ी में चिपक जाता है और उसी को पकड़कर स्पाइडरमैन पूरे रोड पे घसीटता हुआ वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक फोन बूथ पे पहुंचकर अपने पास से कुछ कॉइन्स निकालता है और सोचने लगता है कि वो किसी की मदद मांग सकता है, लेकिन अगर फैंटास्टिक फोर इस शहर में नहीं हुए तो वो किसकी मदद मांगेगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास किसी भी सुपर हीरो का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। और ये सोचकर वो एक कॉइन को उस फोन में डालकर उस पर नंबर डायल कर देता है, जिसके दूसरी तरफ से आवाज आती है मैरी जेन वॉटसन की। वो मैरी जेन की आवाज सुनकर उससे कहता है एमजे इट्स मी, लेकिन तब उसे ये चीज पता चलती है कि वो आवाज दरअसल में मैरी जेन की आंसरिंग मशीन की थी और ये सुनकर वो फोन रख देता है। और इसके बाद वो एक और नंबर डायल करता है जिसका जवाब दूसरी तरफ से आंट में देती हैं। वो पीटर की आवाज़ सुनते ही उससे पूछती हैं कि पीटर की आवाज़ काफ़ी अजीब सी लग रही थी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं थी। लेकिन वो उनसे कहता है कि पीटर बिल्कुल ठीक था और आंट मे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, उसने सिर्फ ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि आंट मे कैसी थी। और ये सुनकर आंट मे उससे कहती हैं कि पीटर एक बहुत ही अच्छा लड़का था क्योंकि वो हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचता था। और ये सुनने के बाद पीटर उनसे कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता था, भले ही वो कई बार काफ़ी बिजी हो जाता हो और इस चीज़ को कह ना पाता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनसे प्यार नहीं करता था और वो इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी आंट थी और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आंट में उसका कुछ भी जवाब दे पाती, वो उनसे कहता है कि उसे अब जाना होगा और ये कहने के बाद वो फ़ोन रख देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही उसका स्पाइडर सेंस उसे एक बार फिर से वॉर्न करने लगता है और स्पाइडरमैन पलटकर देखता है कि मॉर्लून ने उसे एक बार फिर से ढूंढ निकाला था। और उसे देखने के बाद स्पाइडरमैन सोचता है कि अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, वो बस थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन उसे अपनी मौत का अब कोई डर नहीं था। वो मॉर्लून से कहता है मैं बस तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं बिना लड़े मरने नहीं वाला और अगर मैं मरा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो मॉर्लून के ऊपर कूद पड़ता है। स्पाइडरमैन पिछले 12 घंटों से लगातार ही मॉर्लून से लड़ रहा था और इस बीच ना ही उसने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था और इसके साथ ही साथ उसके शरीर की कई सारी हड्डियां भी टूट चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वो गिव अप करने को तैयार नहीं था। वो अपने दोनों हाथों से पकड़कर मॉर्लून पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मॉर्लून की पावर्स उससे बहुत ज्यादा थी। वो एक ही झटके में उसका गला पकड़ लेता है और उसकी सांस रोकने लगता है, लेकिन तभी अचानक कोई पीछे से आकर मॉर्लून पर अटैक कर देता है और वो दोनों पलटकर देखते हैं कि वो शख्स दरअसल में इज़ीकियल था जो स्पाइडरमैन की मदद के लिए वहां पर आ पहुंचा था। इज़ीकियल को देखते ही स्पाइडरमैन के अंदर जैसे नई ताकत सी आ जाती है। वो तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर मॉर्लून को एक किक मारता है और उसके सामने खड़ा हुआ इज़ीकियल मॉर्लून के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और इज़ीकियल के उस पंच की वजह से मॉर्लून की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वो उसे साफ करते हुए इज़ीकियल से कहता है कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस प्लैनेट पे एक और टोटेम मौजूद है। भले ही वो स्पाइडरमैन जितना प्योर ना हो, लेकिन फिर भी मॉर्लून के लिए वो एक एपेटाइजर का काम करेगा। लेकिन स्पाइडरमैन और इज़ीकियल दोनों ही उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं।
वो एक के बाद एक उस पर घूसों और लातों की बरसात कर देते हैं और स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि इज़ीकियल जैसे उसका दूसरा दिमाग हो, क्योंकि जहाँ पर भी स्पाइडरमैन नहीं पहुँच पाता था, इज़ीकियल वहाँ पर पहुँचकर मॉर्लून पर अटैक कर देता था। लेकिन थोड़ी देर तक ये सब कुछ होने के बाद मॉर्लून डिसाइड करता है कि अब बहुत हुआ और वो इज़ीकियल को पकड़कर उस पर फीड करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी चीज को देखकर स्पाइडरमैन वहीं मौजूद एक लोहे का टुकड़ा उठाता है और मॉर्लून के सिर पर दे मारता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मॉर्लून ने इज़ीकियल की सोल पे फीड कर लिया था और इज़ीकियल स्पाइडरमैन से कहता है कि वो पीटर से माफी मांगना चाहता है, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद वो दोनों मिलकर मॉर्लून को हरा देंगे, लेकिन उसकी ताकत भी मॉर्लून को हराने के लिए काफी नहीं थी। और ये कहने के बाद वो वहीं पर मौजूद पानी में गिर जाता है। स्पाइडरमैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्लून उससे कहता है कि इज़ीकियल पर फीड करने के बाद अब उसका पेट कुछ देर के लिए भर चुका है और वो स्पाइडरमैन को मारने के लिए कुछ देर बाद वापस आएगा। लेकिन मॉर्लून के वहां से जाते ही पीटर पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन उसके काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कहीं भी इज़ीकियल की लाश नहीं मिलती और ये सोचकर कि शायद इज़ीकियल बच गया होगा, वो एक बार फिर से पानी के ऊपर आ जाता है। वो ये चीज याद करता है कि जब इज़ीकियल ने मॉर्लून को पंच मारा था तो उसकी नाक से थोड़ा सा खून बहा था और वही चीज स्पाइडरमैन की मदद कर सकती थी। और ये कहने के बाद वो उस ब्लड के सैंपल को अपने साथ ले जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद पीटर को ये चीज रियलाइज होती है कि मॉर्लून का ब्लड दरअसल में काफी यूनिक था और उसमें उन सारे टोटेम्स की पावर मौजूद थी जिन्हें आज तक उसने कंज्यूम किया था। हर वो जानवर, ह्यूमन, इंसेक्ट या फिर बर्ड, जिस किसी को भी आज तक मॉर्लून ने कंज्यूम किया था, उसके ब्लड में उसकी पावर्स मौजूद थीं और इसी चीज का यूज करके स्पाइडरमैन उसे हरा सकता था। वो अपने मन में सोचता है कि इज़ीकियल और मॉर्लून दोनों को एक ही चीज लगती थी कि स्पाइडरमैन दरअसल में एक प्योर टोटेम था, लेकिन पीटर इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था कि वो दोनों पूरी तरह से गलत थे और स्पाइडरमैन किसी भी एंगल से एक प्योर टोटेम नहीं था। और ये कहने के बाद वो एक फ्रेश कॉस्ट्यूम को पहनकर न्यूयॉर्क शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ चला जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ मौजूद एक फॉल्स अलार्म को बजाकर वहाँ के सारे वर्कर्स को बाहर निकाल देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन पीटर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि कुछ ही देर में मॉर्लून वहाँ पर आ पहुँचेगा और उसका शक बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि मॉर्लून अपने एक साथी को लेकर उस पावर प्लांट तक पहुँच चुका था। वो स्पाइडरमैन को सेंस करके उस तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन इधर स्पाइडरमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें उसने मॉर्लून को हराने के लिए एक केमिकल बनाया था। स्पाइडरमैन अपने दिमाग में सोचता है कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो केमिकल उसके साथ क्या करेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मॉर्लून वहाँ पर आकर उसे वैसे ही मार देगा। और ये सोचते ही वो उस केमिकल को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन को एक भयानक झटका लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। और तभी अचानक वहाँ पर मॉर्लून भी आ पहुँचता है, जो स्पाइडरमैन को ऐसी हालत में देखकर उससे कहता है कि वो ये चीज़ पहले से ही जानता था कि स्पाइडरमैन हमेशा ही मॉर्लून से नहीं लड़ सकता और कभी न कभी उसका शरीर उसका साथ जरूर छोड़ेगा। और ये कहने के बाद वो स्पाइडरमैन के पास पहुंचकर उसे अपने हाथों में उठाता है और उसके सिर पे हाथ रखकर वो उसकी सोल पे फीड करने लगता है। लेकिन तभी अचानक मॉर्लून के साथ कुछ अजीब सा होता है और वो जोर से चिल्लाकर स्पाइडरमैन को वहाँ से दूर फेंक देता है। वो हैरानी से स्पाइडरमैन की तरफ देखकर उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन स्पाइडरमैन एक बार फिर से होश में आकर उससे कहता है, तुम मेरे ऊपर फीड करना चाहते थे ना मॉर्लून, या मैं यूँ कहूँ कि मेरे अंदर मौजूद स्पाइडर पे, और इसका रीज़न सिर्फ यही था कि तुम्हें लगता था कि मैं प्योर हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि ये हो सकता है कि मैं एक अच्छा डांसर हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो है प्योर। और ये कहते साथ ही स्पाइडरमैन मॉर्लून के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो उसे बताना शुरू करता है कि जिस स्पाइडर ने उसे अपनी पावर्स दी थी, भले ही उसकी डेस्टिनी पीटर को उसकी पावर्स देना हो, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसके बारे में उस स्पाइडर ने भी नहीं सोचा होगा, और वो थी वहाँ पर मौजूद रेडिएशन, जिसमें आने के बाद वो स्पाइडर पूरी तरह से रेडियो एक्टिव हो जाता है। और इसी वजह से जब वो पीटर को काटता है तो वो सिर्फ उसे स्पाइडर पावर्स नहीं देता, बल्कि इसके साथ ही साथ वो अपने अंदर मौजूद रेडिएशन को भी पीटर के शरीर में ट्रांसफर कर देता है। और इसी वजह से पीटर कभी भी एक प्योर टोटेम नहीं था, क्योंकि उसकी स्पाइडर पावर्स हमेशा से ही रेडिएशन के साथ मिक्स थी। और इस न्यूक्लियर प्लांट में आने के बाद उसने और भी ज्यादा रेडिएशन को अपने अंदर ले लिया था, और इसी वजह से भले ही मॉर्लून उसके अंदर मौजूद स्पाइडर पावर्स पे फीड कर सकता था, लेकिन वो उतनी ज्यादा रेडिएशन को हैंडल नहीं कर सकता था।
और इसी वजह से मॉर्लून धीरे धीरे करके वीक होने लगा था। वो मॉर्लून को अपने हाथों में उठाकर उसे एक के बाद एक घूंसे मारना शुरू करता है और उससे कहता है कि वो इस चीज को जानता था कि इतनी ज्यादा रेडिएशन को अपने शरीर में लेना स्पाइडरमैन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मॉर्लून को हराने के लिए उसे ये करना पड़ा। और ये कहने के बाद वो एक के बाद एक उस पर घूंसों की बरसात कर देता है और स्पाइडरमैन के हर एक वार की वजह से मॉर्लून और भी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और मॉर्लून वहीं पर मौजूद मशीन्स में जा घुसता है। स्पाइडरमैन उसे मारने के लिए एक बार फिर से उसके पास पहुंचता ही है कि मॉर्लून उससे दया की भीख मांगने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर स्पाइडरमैन उसे आज जिंदा छोड़ देगा तो वो कभी भी इस प्लेनेट पर लौट कर नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसकी इस बात का जवाब दे पाता, मॉर्लून का साथी डेक्स अपनी गन को निकालकर उससे कहता है कि वो हमेशा ही मॉर्लून से नफरत करता था और ये कहने के बाद वो उसे शूट कर देता है और मॉर्लून का शरीर पूरी तरह से मेल्ट होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसे बस भूख लग रही थी और वो अपना पेट भरने के लिए इस प्लैनेट पर आया था। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन मॉर्लून के उस साथी का कुछ भी कर पाता, पुलिस वहाँ पर आ पहुँचती है और वो दोनों लोग मॉर्लून की लाश को छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और वहां पर बैठकर पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। वो अपने मन में ही कहता है, हेलो गॉड, दिस इज पीटर। क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि पिछले काफ़ी समय से मैं आपका पर्सनल खिलौना हूँ, लेकिन क्या अब अगले कुछ सालों तक हम इस चीज़ को ना करें? मैं जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय के लिए नहीं, बस सिर्फ कुछ 50-60 सालों के लिए। 50-60 साल तो आपके लिए बहुत कम है ना? चिंता मत करिए गॉड, आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं बस आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन आप तो ये चीज़ पहले से ही जानते होंगे, है ना? और ये कहने के बाद स्पाइडरमैन को एक चीज़ और याद आती है और वो तुरंत ही इज़ीकियल के ऑफिस में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे इज़ीकियल तो नहीं मिलता, लेकिन उसे इज़ीकियल के पैरों के निशान मिल जाते हैं और वो इस चीज़ को समझ जाता है कि इज़ीकियल अभी भी जिंदा था। और इस चीज़ को देखने के बाद स्पाइडरमैन एक बार फिर से अपने घर वापस लौट जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज करता है और बिस्तर पे गिर पड़ता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी नींद। शुरुआत एक अलग दुनिया से होती है, एक ऐसी दुनिया जो टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी हमारी दुनिया से काफ़ी पीछे थी। और उसी दुनिया में मौजूद ग्लोब थिएटर में स्पाइडरमैन मैरी जेन के साथ मिलकर एक स्टेज प्ले कर रहा था। वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर मौजूद लोगों को एंटरटेन कर रहा था और इसके साथ ही साथ वो वहाँ पर मौजूद कई सारे लोगों से लड़कर उन्हें हरा भी रहा था। वो वहीं पर खड़े हुए लोगों को एक ओपन चैलेंज देता है कि अगर उनमें से कोई भी इतना ताकतवर हो तो वो स्टेज पे आकर स्पाइडरमैन से लड़ सकता है। लेकिन तभी अचानक उसी भीड़ में मौजूद एक शख्स की आवाज आती है कि वो स्पाइडरमैन का मुकाबला करेगा, लेकिन उसे इनाम के तौर पर पैसा नहीं बल्कि डिनर चाहिए था। और ये कहने के बाद वो शख्स वहाँ से चलकर स्टेज पर चढ़ने लगता है और तब हमें ये चीज़ पता चलती है कि वो रहस्यमय शख्स दरअसल में मॉर्लून था। अगर आप सभी लोग मॉर्लून के बारे में नहीं जानते हैं तो आप स्पाइडरवर्स के पहले के पार्ट यानी कि 1, 2, 3 देख सकते हैं, जिसमें मॉर्लून का इंट्रोडक्शन है और उसके बारे में काफ़ी चीज़ें समझाई भी गई हैं। मॉर्लून को देखने के बाद स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे वार्न करता है कि जिस शख्स से वो लड़ने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और ये देखकर वो वहाँ पर मौजूद मैरी जेन से कहता है कि उन लोगों को वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसका दुश्मन जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। और ये कहने के बाद स्पाइडरमैन उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन मॉर्लून के चेहरे से टकराते ही स्पाइडरमैन का हाथ वहीं पर टूट जाता है। और ये देखने के बाद मॉर्लून उससे कहता है कि उसे स्पाइडरमैन का टेस्ट बहुत पसंद आया। और ये कहने के बाद वो स्पाइडरमैन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और स्पाइडरमैन कई सारी दीवारों को तोड़कर वहां से दूर जा गिरता है। और काफी बुरी तरह से घायल होने के बाद स्पाइडरमैन अपने मन में ही सोचने लगता है कि वो इस बात को नहीं मान सकता था कि ये उसकी लाइफ का अंत था, क्योंकि उसने अभी तक दुनिया देखी तक नहीं थी। लेकिन तभी अचानक मॉर्लून वहीं पर पड़े हुए एक खंबे को उठाकर स्पाइडरमैन की पीठ में घुसा देता है और इसके बाद वो उसके सिर पे हाथ रख के स्पाइडरमैन की पावर्स और उसकी सोल पर फीड करने लगता है। और इस तरह इस वर्ल्ड के स्पाइडरमैन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मॉर्लून कहता है कि ये उसके लिए काफ़ी नहीं था और अभी तो उसे कई हज़ारों स्पाइडर्स पे फीड करना था। और ये कहने के बाद वो वहीं पर एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से निकल जाता है।
लेकिन वहाँ से बहुत दूर समय की अंतहीन गहराइयों में सुपीरियर स्पाइडरमैन वहाँ से गिर रहा था। अगर आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि सुपीरियर स्पाइडरमैन यहाँ पर कैसे आ गया, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को याद हो तो सुपीरियर स्पाइडरमैन के एक एपिसोड में ऑटो ऑक्टेवियस होराइजन लैब में मौजूद टाइम डोर को बंद करने की वजह से उससे होने वाले ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफी समय के लिए टाइम स्ट्रीम में फंस जाता है। हालांकि मैक्स मॉडल और उसके साथी मिलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उसके पास अपनी टाइम स्ट्रीम की कोई भी मेमोरी नहीं रहती है और इसी वजह से हमें ये चीज़ पता नहीं चल पाती कि उसके साथ आखिरकार टाइम स्ट्रीम में हुआ क्या था। तो उन सवालों के जवाब हमें अभी मिलने वाले हैं, क्योंकि ऑटो ऑक्टेवियस की टाइम स्ट्रीम वाली कहानी यहाँ पर कंटिन्यू होती है। टाइम स्ट्रीम में काफी देर तक गिरने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस एक अनजान जगह और एक अनजान समय में पहुंच जाता है और अपनी नजरें उठाने के बाद उसे ये चीज पता चलती है कि वो दरअसल में 2099 में पहुंच चुका था, जो अर्थ 616 का ही फ्यूचर था और वहां पर मिगुएल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 एग्जिस्ट करता था। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिगुएल ओहारा काफी समय से मार्वल की प्रेजेंट टाइमलाइन यानी कि 2013 से लेकर 2015 में कैद हो चुका है और इसी वजह से ये 2099 में इस वक्त मिगुएल ओहारा नहीं था। वहां पहुंचने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस की मुलाकात मिगुएल ओहारा के भाई गैब्रियल से होती है, जो उसे बताता है कि वो स्पाइडरमैन को जानता है। लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गैब्रियल दरअसल में था कौन। वो गैब्रियल पे भरोसा करके उसके साथ जाता है और उसके घर पहुंचकर उसकी लैब में काम करने लगता है और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ऑटो ऑक्टेवियस अपने दिमाग का यूज करके एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को बना लेता है और वो वहीं पर मौजूद एक एआई का यूज करके उस मशीन को एक्टिवेट करता है और अपने टाइम में लौटने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने एआई को अपने साथ लेकर उस पोर्टल में घुसता है और एक बार फिर से टाइम स्ट्रीम में तैरने लगता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो अर्थ पे पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ तबाही नजर आती है। वो अपने सामने मौजूद मलबे के ढेर को हटाता है और वहां पर उसे फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स की लाश मिलती है, जिन्हें देखने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन थोड़ी और आगे जाते ही ऑक्टेवियस को स्पाइडरमैन की भी लाश मिलती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन उसे पलटाने के बाद ऑक्टेवियस को ये चीज रियलाइज होती है कि वो दरअसल में एक दूसरी अर्थ पे पहुंच गया था, एक ऐसी अर्थ जहां पर स्पाइडरमैन ने फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन कर लिया था और वो उनका 5वां मेंबर था। लेकिन किसी ने इस अर्थ के स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर पे अटैक करके उन्हें मार दिया था और ये देखने के बाद वो अपने एआई से कहता है कि उसे अपने टाइम में लौटना होगा। लेकिन वो जंप करके एक बार फिर से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन ये वाली दुनिया दरअसल में मार्वल की हाउस ऑफ एम वाली स्टोरी थी, जहां पर मैग्नीटो इस पूरी दुनिया पर राज करता था। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद भी ऑटो ऑक्टेवियस को एक और स्पाइडरमैन की लाश मिलती है और ठीक इसी तरह वो एक बार फिर से जंप करता है और आयरन मैन के रूल करने वाले वर्ल्ड में भी उसे एक और स्पाइडरमैन की लाश मिलती है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो एक बार फिर से 2099 में जंप करता है, जहाँ पहुंचने के बाद वो ये चीज सोचने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये चीज कैसे हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ समय में उसने कई सारे वर्ल्ड्स को देख लिया था और उन सारे के सारे वर्ल्ड्स में उसे स्पाइडरमैन की लाश मिली थी। लेकिन एक बात ऑटो ऑक्टेवियस को काफी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी और वो ये थी कि कोई ना कोई इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद एक एक स्पाइडरमैन को ढूंढकर उन्हें जान से मार रहा था। उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ऑक्टेवियस इस बात की तह तक जाने के लिए तैयार था। और वहाँ से बहुत दूर एक दूसरी दुनिया में पवित्र प्रभाकर एक विलन से लड़ रहा था। जो लोग पवित्र के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि पवित्र दरअसल में स्पाइडरमैन इंडिया है। पवित्र की कहानी काफी हद तक पीटर की स्टोरी से मिलती जुलती है, जहाँ पर वो इंडिया में ही मौजूद एक काफी छोटे गांव में रहता था, लेकिन अपने माँ बाप की मौत होने के बाद वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहने के लिए मुंबई में पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे अपनी सारी की सारी स्पाइडर पावर्स एक योगी से मिलती हैं और उन्हीं का यूज करके वो कई सारे डीमन से लड़ता है और स्पाइडरमैन इंडिया बनता है। पवित्र प्रभाकर इस वक्त एक शैतान से लड़ रहा था और उसे इस बात का पता तक नहीं था कि वो शख्स दरअसल में कौन था और वहां पर क्यों आया था। लेकिन उस शख्स की ताकत देखने के बाद पवित्र को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग था और इसी वजह से पवित्र वहां से भागने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक वो शख्स अपने हाथों में मौजूद वेपन को पवित्र की तरफ फेंक देता है, जिसे डॉज करते ही वो वेपन वहीं पर मौजूद एक बिल्डिंग से जा टकराता है और इसी वजह से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग वहां पर मौजूद लोगों पर गिरने लगती है। लेकिन पवित्र के रहते वो वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचने दे सकता था और यही सोचने के बाद वो अपने वेब्स का यूज करता है और उस बिल्डिंग को सपोर्ट देने लगता है। लेकिन इसी मौके को देखकर वो शख्स अपने स्पीयर को उठाता है और पवित्र के पीछे पहुंचकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से ऑक्टेवियस निकलकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। ऑक्टेवियस को देखने के बाद पवित्र उससे पूछता है कि क्या वो स्पाइडरमैन दूसरी दुनिया से आया था, लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि उसके पास उसकी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं था और अगर पवित्र अपनी जान को बचाना चाहता था तो उसे ऑक्टेवियस के साथ तुरंत ही आना होगा। पवित्र उससे कहता है कि ऑक्टेवियस ने उस शख्स को घायल कर दिया था और शायद अगर वो दोनों मिलकर उससे लड़ते तो वो उसे हरा सकते थे, लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि पवित्र को उस शख्स की ताकत का अंदाजा तक नहीं है क्योंकि उस शख्स के पावर लेवल्स उन दोनों स्पाइडरमैन से कहीं ज्यादा थे। और ये सुनने के बाद पवित्र प्रभाकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों मिलकर टाइम स्ट्रीम में जंप करते हैं और ईयर 2099 में निकल आते हैं। पवित्र उससे पूछता है कि आखिरकार वो शख्स कौन था, लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि ये बात तो वो नहीं जानता, लेकिन एक बात उसे 100% श्योर थी कि वो शख्स इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद एक स्पाइडरमैन को हंट कर रहा था और इसी वजह से उसका सामना करने के लिए ऑक्टेवियस ने भी अपनी आर्मी बनाने का फैसला किया था। एक ऐसी आर्मी जिसके लिए वो अलग अलग दुनिया में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन को इकट्ठा कर रहा था और ये कहने के बाद वो अपनी लैब में आकर उसे अलग अलग स्पाइडरमैन से मिलवाता है। हमारी कहानी एक बार फिर से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और ये दुनिया थी स्पाइडर असासिन की दुनिया। अगर आप सभी लोग स्पाइडर असासिन के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग मेरे स्पाइडरमैन पे किए हुए टॉप 10 वाले वीडियो को देख सकते हैं। स्पाइडर असासिन दरअसल में ऐसा पीटर पार्कर था जिसने ग्वेन स्टेसी की मौत होने के बाद न्यूयॉर्क को छोड़कर एक असासिन बनने का फैसला किया था और ये करने में उसकी मदद करी थी वोल्वरीन ने, जो स्पाइडर असासिन का मेंटोर भी था। लेकिन इस वक्त उन दोनों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि वही रहस्यमय शख्स स्पाइडर असासिन को ढूंढता हुआ उसकी दुनिया में पहुंच चुका था और उसे देखने के बाद वोल्वरीन और पीटर मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स अपने वेपन को वोल्वरीन के पेट में घुसा देता है और इसी के साथ इस दुनिया के वोल्वरीन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन ये देखने के बाद स्पाइडर असासिन समझ जाता है कि वो उस शख्स को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता था। वो उसे वहीं पर मौजूद एक जनरेटर की तरफ ले जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो शख्स उस जनरेटर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे एक काफी भयानक शॉक लगता है, लेकिन उसका उस शख्स पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये देखने के बाद स्पाइडर असासिन के बचने के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक सुपीरियर स्पाइडरमैन वहां पर आकर उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिरा देता है। वो स्पाइडर असासिन के पास आकर उससे कहता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो उसे ऑक्टेवियस के साथ आना होगा, लेकिन पीटर उससे कहता है कि उसे ऑक्टेवियस की मदद की कोई जरूरत नहीं थी और वो अपने आप ही उस शख्स को हरा सकता था। लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि पीटर को घबराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सुपीरियर स्पाइडरमैन भी स्पाइडर असासिन की तरह ही था, जो किसी को भी मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता था और इसी वजह से उन दोनों की कंबाइंड ताकत मिलकर उस शख्स को हरा सकती थी। लेकिन ये करने से पहले उन्हें उस शख्स के बारे में और भी कई चीजें जाननी होंगी और ये कहने के बाद वो स्पाइडर असासिन को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन वो रहस्यमय शख्स अपनी हंट को नहीं छोड़ता क्योंकि वो अर्थ 2818 पर पहुंचकर वहां के स्पाइडरमैन को हंट करने लगता है। वहां का स्पाइडरमैन जैसे तैसे उससे बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो शख्स उसे पकड़कर उसकी पीठ में अपना वेपन घुसा देता है। लेकिन ये करने के बाद उस रहस्यमय शख्स को ये चीज पता चलती है कि इस दुनिया का स्पाइडरमैन दरअसल में एक साइबॉर्ग था और वो तुरंत ही अपनी गन को निकालकर उसके ऊपर एक सोनिक बीम से फायर करता है। लेकिन वो रहस्यमय शख्स उससे कहता है कि अगर साइबॉर्ग स्पाइडरमैन को ये चीज लगती थी कि उसके वेपन्स उसे रोक पाएंगे तो वो बिल्कुल गलत था। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और सुपीरियर स्पाइडरमैन अपनी आर्मी को लेकर वहां पर आ पहुंचता है, जिसमें स्पाइडरमैन इंडिया था, जिसके बारे में हम सभी लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद उसमें स्पाइडरमैन नॉयर था जो अर्थ 90214 का पीटर पार्कर था और ये अर्थ हमारी अर्थ से काफी ज्यादा डार्क थी। इसके बाद आता है 6 आर्म्ड स्पाइडरमैन जो दरअसल में अर्थ 92100 का था और यहाँ पर अपनी स्पाइडर पावर्स की वजह से पीटर पार्कर की 6 अलग अलग आर्म्स निकल आई थी। इसके बाद आती है स्पाइडर गर्ल जिसका असली नाम दरअसल में एशली बार्टन था और वो अर्थ 807128 की थी। अगर आप सभी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्स दरअसल में ओल्ड मैन लोगन का यूनिवर्स है, जहाँ की स्पाइडर गर्ल दरअसल में वहाँ के हॉकाई की बेटी थी। इसके बाद आता है स्पाइडर मंकी जो दरअसल में अर्थ 8101 का था और वो एक स्पाइडर पावर्ड मंकी था और इसके साथ ही साथ उसकी आर्मी में था असासिन स्पाइडरमैन भी, जिसे कुछ ही वक्त पहले सुपीरियर स्पाइडरमैन ने उस शख्स से बचाया था और वो सारे के सारे स्पाइडरमैन मिलकर उस रहस्यमय शख्स पर अटैक करने लगते हैं। अपनी स्पाइडर आर्म्स का यूज करके ऑक्टेवियस ने उस शख्स की एनर्जी को ट्रेस कर लिया था और उसे हराने के लिए ऑक्टेवियस ने एक रिवर्स एनर्जी को क्रिएट किया था और उसी का यूज करके वो उस शख्स पे अटैक करता है और उसे वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है।
वहीं पर मौजूद स्पाइडर गर्ल ऑक्टेवियस से कहती है कि उनके पास अभी उस शख्स को मारने का मौका था और उन्हें इस चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि वो उस शख्स को नहीं मारेगा, बल्कि वो उसे अपने साथ ले जाकर उसे स्टडी करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिरकार वो शख्स उन सारे के सारे स्पाइडरमैन को क्यों मार रहा था और आखिरकार उसका मिशन क्या था। लेकिन वो शख्स उनसे कहता है कि उसका कोई मिशन नहीं है, बल्कि वो ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे स्पाइडरमैन को हंट करना था। और ये कहने के बाद वो एक ही झटके में ऑक्टेवियस की आर्म्स को ओवरलोड कर देता है और इससे पहले कि उन लोगों को मौका मिल पाता वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो सारे के सारे स्पाइडरमैन कहते हैं कि वो शख्स अभी कमजोर था और इसी वजह से वो लोग मिलकर उसे हरा सकते थे। लेकिन वो शख्स उनसे कहता है कमजोर, और इसी के साथ वो अपने दोनों हाथों से एक ताली बजाता है जिससे एक बड़ी सी शॉक वेव जनरेट होती है और वो सारे के सारे स्पाइडरमैन वहां से दूर जा गिरते हैं। ऑक्टेवियस उसे अपने वेब से बांधकर वहीं पर मौजूद एक फ्यूल टैंक की तरफ फेंक देता है और असासिन स्पाइडरमैन अपनी बुलेट्स का यूज करके उसे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन वो शख्स अपने पूरे शरीर में आग लगने के बाद भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले कि वो सारे के सारे स्पाइडरमैन उसके बारे में कुछ भी सोच पाते, अचानक ही उनके पीछे से उन पर कोई अटैक करने लगता है और वो लोग पलट कर देखते हैं कि वहां पर एक और पोर्टल खुल चुका था जिसमें से उसी शख्स की मदद करने के लिए उसके भाई और बहन निकल आते हैं। और तब हमें ये चीज पता चलती है कि उस रहस्यमय शख्स का नाम दरअसल में कान था। वो अपने भाई बहनों से कहता है कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं थी और इस हंट को वो अपने दम पे पूरा करेगा, लेकिन वो दोनों उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और इसी के साथ वो दोनों वहां पर मौजूद सारे के सारे स्पाइडरमैन पर अटैक करने लगते हैं। उन तीनों की पावर्स को देखकर ऑक्टेवियस इस बात को समझ जाता है कि अब उन्हें वहां से निकलना होगा और इसी के साथ वो वहीं पर एक पोर्टल खोलता है और अपने स्पाइडरमैन को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक कान की बहन जिसका नाम बोरा था वो उनकी तरफ अपने नाइफ्स को फेंकती है और स्पाइडर मंकी उन्हें रास्ते में ही कैच करके उनकी तरफ वापस फेंक देता है जो सीधे कान और उसके भाई को जा लगते हैं। और इसी के साथ उन तीनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और वो तीनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी को देखने के बाद ऑक्टेवियस अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन के सामने दो चीजें अब क्लियर हो चुकी थी। पहली तो ये कि उस रहस्यमय शख्स का नाम दरअसल में कान था और जितना ऑक्टेवियस समझता था वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन दूसरी चीज उससे भी ज्यादा खतरनाक थी और वो ये थी कि उन सारे के सारे स्पाइडरमैन को हंट करने वाला वो अकेला नहीं था और वहां से बहुत दूर अर्थ 6375 पर एक ऐसा शख्स भी था जिसे इन सारी चीजों का ऑलरेडी पता था। इस अर्थ का स्पाइडरमैन दरअसल में पीटर नहीं बल्कि मिगवेल ओहारा था, जिसकी हेडबैंड की वजह से उसे ये चीज पता थी कि वो सारे के सारे हंटर्स इस पूरे मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन को हंट कर रहे थे और इसी वजह से वो इस बात को जानता था कि ये दुनिया उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर वो सेफ रह सकता था। और ये कहने के बाद वो वहीं पर अपने पोर्टल को चार्ज करना शुरू करता है और उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अर्थ 616 पर मिगवेल ओहारा को एक काफी भयानक सिर दर्द हो रहा था और वो एल्केमैक्स की छत पे पहुंचकर अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज करता है और स्पाइडरमैन 2099 बन के वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और वो देखता है कि उस पोर्टल के अंदर उसी के जैसा दिखने वाला एक और स्पाइडरमैन खड़ा हुआ था। वो स्पाइडरमैन उस पोर्टल से निकलकर इस दुनिया में आने ही लगता है कि तभी अचानक उसके पीछे से मॉर्लून आकर उसका गला पकड़ लेता है और एक ही झटके में वो उस स्पाइडरमैन पे फीड करके उसकी लाश को वहां पर फेंक देता है। लेकिन मॉर्लून की शक्ल देखने के बाद मिगवेल को एक चीज समझ में आती है कि इस दुनिया को देखने के बाद मॉर्लून काफी ज्यादा डर गया था और इसी के साथ वो उस पोर्टल को बंद करके वहां से निकल जाता है। मिगवेल उस स्पाइडरमैन की लाश को देखता है और उसके मास्क को उतारता है, लेकिन उस स्पाइडरमैन को मिगवेल ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था और ये देखने के बाद मिगवेल के सामने एक चीज क्लियर थी कि जल्दी ही उसे पीटर पार्कर को ढूंढना होगा। आज से कई सेंचुरीज पहले यूनिवर्स जीरो से होती है। ये दुनिया दरअसल में ऐसी दुनिया थी जहाँ पर मास्टर वीवर अपना वेब ऑफ लाइफ बना रहा था। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी को आप सभी लोग इस पूरे मल्टीवर्स का एक मॉडल समझ सकते हैं, जिसमें इस पूरे मल्टीवर्स में रहने वाला एक एक इंसान और इस पूरे मल्टीवर्स की एक एक चीज बनाई गई थी। या फिर मैं यूं कहूँ कि इस पूरे मल्टीवर्स में एक एक चीज इसी वजह से एग्जिस्ट करती है क्योंकि वेब ऑफ लाइफ में उसे क्रिएट किया गया है और वेब ऑफ लाइफ में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने से भी किसी इंसान या उसकी लाइफ में काफी बुरा असर पड़ सकता था। और वेब ऑफ लाइफ को बनाने की और उसे बुनने की जिम्मेदारी थी द मास्टर वीवर की, जो इस वक्त अपना काम
काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मॉर्लून और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर आ पहुँचे थे। वो सारे के सारे हंटर्स दरअसल में अपने आप को इनहेरिटर्स कहते थे, जो अलग अलग दुनिया में जाकर वहाँ के टोटेम्स को हंट करते थे और उनकी एनर्जी पे फीड करते थे। और इस वक्त वो लोग मास्टर वीवर से लड़कर उसे हराना चाहते थे। इनहेरिटर्स का सबसे बड़ा बेटा डेमोस अपनी माँ से कहता है कि वो उसका सबसे बड़ा बेटा है और इसी वजह से वीवर से लड़ने का मौका सबसे पहले उसे मिलना चाहिए था। लेकिन उसकी माँ उसे ये कहकर रोक देती है कि ये काम उसके भाई कान का है, क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी थी। लेकिन डेमोस अपनी माँ की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके वीवर की तरफ अपना हैमर फेंक देता है। लेकिन एक ही झटके में वीवर अपने वेब ऑफ लाइफ को तोड़ता है और उसका हैमर वहीं पर गायब हो जाता है। और ये देखने के बाद उसकी माँ डेमोस से कहती है कि वो इतनी आसानी से वीवर को नहीं हरा सकता था, क्योंकि मास्टर वीवर के हाथ में इस पूरी दुनिया का एक एक धागा मौजूद था और वो जब चाहे किसी भी चीज को चेंज कर सकता था। और ये कहने के बाद डेमोस, कान और उसकी माँ मिलकर मास्टर वीवर की तरफ जाने लगते हैं। मास्टर वीवर एक एक करके उसकी माँ और डेमोस को रोकने लगता है, लेकिन कान उनसे कहता है कि वीवर उसे नहीं रोकेगा। और कान की बात सुनकर वीवर उससे कहता है कि कान बिल्कुल सही है, क्योंकि कान दरअसल में एक ऐसा शख्स था जिसे ये काम करने के लिए चुना गया था। लेकिन वीवर को कान से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने भाई बहनों से काफी अलग था और उसे किसी को भी मारकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और ये सुनने के बाद कान अपने वेपन को वहीं पर रोक देता है। ये देखते ही उसके पीछे खड़ी हुई माँ कान से कहती है कि उसे जल्दी ही वीवर को मारना होगा, लेकिन कान उसकी बात नहीं सुनता। और ये देखकर कान की माँ समझ जाती है कि ये काम उसे खुद ही करना होगा और इसी के साथ वो अपने एक्स को उठाकर वीवर की तरफ कूद पड़ती है। लेकिन मास्टर वीवर एक ही झटके में अपने वेब को तोड़ता है और इसी के साथ उन सारे के सारे इनहेरिटर्स की माँ वहीं पर टाइम से इरेज हो जाती है। लेकिन तब उनके पिता सोलस वहाँ पर आकर उस वीवर को पकड़ लेते हैं और उसी की पावर का यूज करके वो लोग वेब ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करते हैं और इस पूरे मल्टीवर्स के एक एक कोने में जाकर वहाँ के टोटेम्स को हंट करने लगते हैं। लेकिन कान की इस हरकत को देखने के बाद उसके पिता उसकी शक्ल को अपनी जिंदगी में और नहीं देख सकते थे और इसी वजह से वो उसके चेहरे पर एक बड़ा सा हेलमेट लगाकर उसे अपनी फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। और तब से लेकर आज तक कान अलग अलग स्पाइडरमैन को हंट करके अपने पिता के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहता था, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब भी वो किसी स्पाइडरमैन को मारता था तो उसे ये चीज लगती थी कि शायद इस बार वो अपने पिता की नजरों में कहीं तो लायक बना होगा। लेकिन उसके पिता पर इसका कोई असर नहीं होता था और अब उसे लगने लगा था कि वो यही चीज समय के अंत तक करता रहेगा। और वहाँ से बहुत दूर न्यूयॉर्क शहर में कुछ क्रिमिनल्स मिलकर एक हॉस्पिटल से किसी चीज को लूट रहे थे। वहाँ के पुलिस वाले उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर डॉक्टर मिनर्वा आ पहुँचती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मिनर्वा दरअसल में एक क्री स्पाई है जो क्री एम्पायर को डेवलप करने के लिए लगातार ही वहाँ के लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है और इस वक्त वो अर्थ पे पहुंचकर वहाँ के लोगों और वहाँ के पुलिस वालों से लड़ने लगती है। वो उन क्रिमिनल्स की मदद करके उस चीज को उनकी वैन में रखती है और उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए वो वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक मिस मार्वल वहाँ पर आ पहुँचती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये मिस मार्वल दरअसल में कैप्टन मार्वल से अलग है और ये कैरल डैनवर्स नहीं बल्कि कमाला खान है, जिसकी बॉडी में इनह्यूमन जीन एक्टिवेट होने की वजह से वो एक सुपर हीरो बन जाती है और मिस्टर फैंटास्टिक की तरह ही अपनी बॉडी को किसी भी साइज और किसी भी शेप में चेंज कर सकती है। और वहां पहुंचने के बाद वो उस वैन को रोककर मिनर्वा से लड़ने लगती है। मिनर्वा को रोकने के बाद वो उस वैन तक पहुंचती है और उसके गेट खोलकर वो देखती है कि आखिरकार वो क्रिमिनल्स क्या लूटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो चीज दरअसल में एक कुकून था, ठीक वैसा ही कुकून जिसके अंदर से कमाला को अपनी पावर्स मिली थी। लेकिन इससे पहले कि कमाला इसके बारे में और कुछ सोच पाती, उसके पीछे से डॉक्टर मिनर्वा आकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारती है। मिस मार्वल वहां से उड़ती हुई काफी दूर जाती है, लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन उसे कैच कर लेता है। स्पाइडरमैन को देखने के बाद डॉक्टर मिनर्वा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ये चीज समझ जाती है कि अब उसकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी वजह से वो अपनी वैन को वहां से भेजकर उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। स्पाइडरमैन कमाला से कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों मिलकर मिनर्वा को हरा सकते थे। लेकिन तभी अचानक मिनर्वा जोर जोर से हंसने लगती है और धीरे धीरे करके वो एक बड़े से मॉन्स्टर में चेंज हो जाती है। इधर 616 यूनिवर्स से बहुत दूर मौजूद एक दूसरी दुनिया यानी कि अदर वर्ल्ड में ये सारी की सारी चीजें बिली ब्रैडॉक अपनी आंखों से देख रहा था।
मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अदरवर्ल्ड दरअसल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कैप्टन ब्रिटेन कोर रहती है। और अगर आप सभी लोग कैप्टन ब्रिटेन कोर को नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैप्टन ब्रिटेन कोर दरअसल में डीसी की ग्रीन लैंटर्न कोर से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, जिसने इस पूरे मल्टीवर्स को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और उन्हीं सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दरअसल में कैप्टन ब्रिटेन की थी। और उन्हीं में से एक इस वक्त मॉर्लून की हर एक हरकत को देख रहा था और उन्हें देखने के बाद वो ये चीज डिसाइड करता है कि अगर उसने मॉर्लून को नहीं रोका तो वो इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद एक एक स्पाइडरमैन को मार देगा। और उन्हीं स्पाइडरमैन में से एक बिली ब्रैडॉक भी था, क्योंकि उसका असली नाम दरअसल में स्पाइडर यूके था, जो अपने मास्क को पहनकर अपनी क्वीन के पास जाता है और ये सारी की सारी चीजें उसे बताने लगता है। लेकिन बिली की क्वीन उसकी बात सुनकर उससे कहती है कि उसके पास उसकी बातों के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस पूरे मल्टीवर्स में होने वाले अलग अलग इंकर्जन से जूझ रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मार्वल यूनिवर्स में स्पाइडरवर्स की कहानी चल रही थी, ठीक उसी वक्त मार्वल की दुनिया में अलग अलग इंकर्जन्स भी हो रहे थे, जिसके साथ सीक्रेट वॉर्स की कहानी जुड़ी हुई है और उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो किए हुए हैं। लेकिन ये चीज देखकर बिली डिसाइड करता है कि वो स्पाइडरमैन को इस तरह मरने नहीं दे सकता और इसी के साथ वो अदरवर्ल्ड को छोड़कर स्पाइडरमैन को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर 616 यूनिवर्स में स्पाइडरमैन कमाला के साथ मिलकर डॉक्टर मिनर्वा को हराने की कोशिश कर रहा था, जो अब एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन चुकी थी और उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी कमाला और स्पाइडरमैन मिलकर उसे एक कड़ी टक्कर दे रहे थे। वो एक के बाद एक उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर मिनर्वा की पावर्स उनसे काफी ज्यादा थी और वो अपनी हीट विजन का यूज करके उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन तब कमाला स्पाइडरमैन को उसी के आदमियों में से एक की शक्ल दिखाती है और पीटर देखता है कि वो शख्स दरअसल में एक ह्यूमन था। और इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी डॉक्टर मिनर्वा यहाँ पर कर रही थी उसके बारे में क्री एम्पायर को पता नहीं था और ह्यूमंस और क्री के बीच में एक पीस पैक्ट हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते थे। और ये देखने के बाद स्पाइडरमैन सीधे एवेंजर्स को कॉल करता है और उन्हें डॉक्टर मिनर्वा की सारी हरकतें बताने लगता है और ये देखते साथ ही डॉक्टर मिनर्वा वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन वहाँ से बहुत दूर अर्थ 982 पर मॉर्लून के भाई डेमोस ने एक और स्पाइडरमैन को ढूंढ निकाला था और इस वक्त वो उसके घर में घुसकर उसे मार रहा था। ये स्पाइडरमैन दरअसल में स्पाइडर गर्ल थी, जो असलियत में पीटर और मैरी जेन की बेटी मेडे पार्कर थी। और डेमोस को देखने के बाद वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डेमोस उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो उसे काफी आसानी से हराकर उस पर फीट करने ही वाला था कि तभी अचानक पीटर वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है। इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर दरअसल में हमारी दुनिया के पीटर से एज में काफी बड़ा था और एक हादसे में अपने पैर को खोने की वजह से वो स्पाइडरमैन बनना भी अब बंद कर चुका था। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी फैमिली को मुसीबत में देखकर डेमोस से लड़ने लगता है। वो मैरी जेन से कहता है कि उसे अपने बेटे बेंजामिन को और मेडे को लेकर वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि पीटर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि डेमोस उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी वजह से वो मैरी जेन को बेंजामिन और मेडे को लेकर वहां से बाहर भेज देता है। लेकिन मैरी जेन कभी भी पीटर को किसी भी घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकती थी और इसी वजह से वो बेंजामिन को अपनी बेटी मेडे को देती है और उससे उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और एक बार फिर से अपने घर में पीटर की मदद करने के लिए चली जाती है। मेडे मैरी जेन और पीटर की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो बेंजामिन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और इसी वजह से वो वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कई सारे और स्पाइडरमैन निकल आते हैं, जो मेडे से कहते हैं कि अगर वो अपनी और अपने भाई की जान बचाना चाहती थी तो उसे उनके साथ आना होगा। मेडे उनसे कहती है कि वो सारे के सारे स्पाइडरमैन मिलकर डेमोस को हरा सकते थे, लेकिन उन्हीं में से एक उससे कहता है कि डेमोस उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अगर वो सारे के सारे स्पाइडरमैन मिलकर भी उससे लड़ने की कोशिश करते तो भी वो उसे नहीं हरा पाते। लेकिन ये सुनकर मेडे उनसे कहती है कि उसके पिता पीटर भी उस घर में मौजूद थे, लेकिन वो स्पाइडरमैन उससे कहते हैं कि इस अर्थ से उन्हें सिर्फ 2 स्पाइडरमैन की रीडिंग मिल रही थी, एक तो वो और दूसरा उसका छोटा भाई। और इसका मतलब ये था कि डेमोस उसके पिता पीटर को मार चुका था और ये सुनकर मेडे पार्कर उनके साथ जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक डेमोस उसके पिता की लाश को लेकर उस घर से बाहर निकल आता है और मेडे को वहां से भागता हुआ देखकर वो उससे कहता है कि वो इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में चाहे जहां भी भाग ले, लेकिन डेमोस और उसके भाई मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद मेडे उससे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेडे उसे खुद ढूंढ निकालेगी और उसके पिता ने उसे जो भी चीजें सिखाई थी वो उन सारी चीजों को भूलकर अपने हाथों से खुद डेमोस की जान लेगी। और इसी के साथ वो सारे के सारे स्पाइडरमैन डेमोस की आंखों के सामने वहां से गायब हो जाते हैं। अर्थ 1 से होती है।
इस अर्थ को दरअसल में लूम वर्ल्ड भी कहा जाता था। और इस वक्त डेमोस और उसकी बहन वहां पर खड़े होकर मास्टर वीवर से बात कर रहे थे। डेमोस वीवर से एक पोर्टल खोलने के लिए कहता है क्योंकि उसको किसी स्पाइडर को हंट करना था, लेकिन उसकी बहन वरना उससे कहती है कि जब तक मॉर्लून नहीं आ जाता तब तक वो लोग एक पोर्टल खोलकर वहां से जा नहीं सकते थे। और ये सुनने के बाद डेमोस उससे कहता है कि मॉर्लून उनके पिता का हमेशा से ही फेवरेट रहा था और इसी चीज का उसे हमेशा ही घमंड रहता था। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और मॉर्लून उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मॉर्लून को देखने के बाद उसकी बहन वरना अपने हाउंड्स को वहां पर बुलाकर एक पोर्टल खोलती है और एक स्पाइडरमैन को हंट करने के लिए वहां से चली जाती है। लेकिन डेमोस उससे पूछता है कि आखिरकार मॉर्लून अर्थ 616 पर क्यों नहीं जा रहा था, लेकिन मॉर्लून उससे कहता है कि उस अर्थ को उसने आखिरी के लिए बचा रखा है। और ये सुनकर डेमोस उससे कहता है कि वो भले ही किसी और को बेवकूफ बना दे, लेकिन डेमोस इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि मॉर्लून 616 पे जाने से डर रहा था क्योंकि वहां का स्पाइडरमैन उसे जान से मार चुका था। लेकिन ये सुनने के बाद मॉर्लून बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और डेमोस वीवर से 616 के लिए एक पोर्टल खोलने को कहता है। इधर अर्थ 616 पर पीटर पार्कर सिंडी मून के साथ घूम रहा था। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सिंडी मून को भी दरअसल में उसी स्पाइडर ने काटा था जिसे पीटर पार्कर ने काटा था, लेकिन इतने समय से मॉर्लून के डर से इज़ीकियल ने सिंडी मून को अपने बंकर में छुपा दिया था। और ओरिजिनल सिन के इवेंट्स के दौरान स्पाइडरमैन को सिंडी मून के बारे में पता चलता है और वो जाकर उसे उस बंकर से बाहर निकाल लेता है। और तब से लेकर अभी तक सिंडी मून और पीटर दोनों ही एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे। वो दोनों न्यूयॉर्क सिटी में स्विंग कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी नज़र कुछ स्पाइडर सोल्जर्स पे पड़ती है। ये सारे के सारे सोल्जर्स दरअसल में सुपीरियर स्पाइडरमैन यानी कि ऑटो ऑक्टेवियस के आर्मी के मेंबर्स थे, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस के जाने के बाद वो उसके गैजेट्स का यूज करके कई सारी बिल्डिंग्स और बैंक्स को लूट रहे थे। और इसी चीज को देखने के बाद स्पाइडरमैन और सिंडी मून दोनों ही उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को देखते ही वो सारे के सारे सोल्जर्स वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक स्पाइडर वुमन और उसकी स्टूडेंट वहां पर आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखते ही पीटर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उनसे कुछ भी पूछ पाता, स्पाइडरमैन 2099 उसके सामने आ जाता है। मिगवेल को देखते ही पीटर उससे पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रहा था, लेकिन मिगवेल उससे कहता है कि उसे पीटर से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले उन्हें स्पाइडर आर्मी के उन सोल्जर्स को पकड़ना होगा। और ये कहने के बाद वो सारे के सारे स्पाइडरमैन वहां से स्विंग करके उस सोल्जर को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां पर स्पाइडर यूके भी आ पहुंचता है और पीटर को पता चलता है कि स्पाइडर यूके दरअसल में अकेला नहीं आया था क्योंकि उसके पीछे से स्विंग कर रही थी मेडे पार्कर। ये वही स्पाइडर गर्ल है जिसे हमने पिछले एपिसोड की एंड में देखा था। और इन सारे के सारे स्पाइडरमैन को देखकर वो स्पाइडर सोल्जर काफी हैरानी में पड़ जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है और वो गर्दन घुमाकर देखता है कि उसके सामने स्पाइडर हैम खड़ा हुआ था, जो पलक झपकते ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्पाइडर हैम दरअसल में अर्थ 25 से है, जिसका असली नाम दरअसल में पीटर पार्कर है और वो अपनी अर्थ पर एक स्पाइडर के फॉर्म में पैदा हुआ था, लेकिन एक पिग के काटने की वजह से वो एक पिग बन जाता है। आई नो कि ये काफ़ी अजीब सा है, पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये कॉमिक बुक्स हैं। इन सारे के सारे स्पाइडरमैन को देखने के बाद पीटर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो सब लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। और तब बिली ब्रैडॉक उसे बताता है कि वो सारे के सारे स्पाइडरमैन दरअसल में एक वर्चुअल वेब के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे और पिछले काफ़ी समय से उन सभी लोगों को एक चीज़ फील हो रही थी कि उस पूरे के पूरे वर्चुअल वेब के सेंटर में दरअसल में इस अर्थ का पीटर पार्कर था और इसी वजह से वो लोग इस अर्थ पर पीटर को लेने आए थे। लेकिन ये सुनकर पीटर को लगता है कि ये सब कुछ मिस्टीरियो की एक चाल है और वो तुरंत ही उनके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन तब वहीं पर मौजूद मेडे पार्कर अपना मास्क उतारती है और उसे अपनी शक्ल दिखाती है। पीटर मेडे पार्कर से पहले भी मिल चुका था और वो उसकी हिस्ट्री को काफ़ी अच्छी तरह से जानता भी था और इसी वजह से मेडे को देखने के बाद पीटर उनकी बात पर भरोसा करने लगता है। लेकिन वो उन सबसे पूछता है कि आखिरकार वो उस वेब के सेंटर में क्यों था और तब वो स्पाइडरमैन उसे बताते हैं कि मॉर्लून और उसके फैमिली मेंबर्स मिलके इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद एक एक स्पाइडरमैन को हंट कर रहे थे और इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में अर्थ 616 का पीटर ही सिर्फ एक ऐसा स्पाइडरमैन था जो मॉर्लून को पहले भी हरा चुका था। लेकिन ये सुनने के बाद पीटर उनसे कहता है, क्या मॉर्लून यहाँ पर आ रहा है? लेकिन वो उससे कहते हैं कि मॉर्लून नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई डेमोस वहाँ पर आ रहा था। और ये सुनकर पीटर उनसे कहता है, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मॉर्लून का एक बड़ा भाई भी है? जल्दी से पोर्टल खोलो, जल्दी से पोर्टल खोलो और सब उसमें चलो। सिंडी मून उससे कहती है कि उसने पीटर से पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन पीटर उससे कहता है, हाँ तुम बहुत स्मार्ट हो, मैंने मान लिया, लेकिन अभी पोर्टल में चलो, मॉर्लून से बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर आने वाला है, जल्दी पोर्टल में चलो। और पीटर की बात सुनते ही वो सारे के सारे स्पाइडरमैन उस पोर्टल में जाने लगते हैं।
लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि डेमोस वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुका था, जो इस वक्त अर्थ 616 के ईस्टर्न यूरोप वाले पार्ट में था। और वहां पहुंचने के बाद वो न्यू वॉरियर्स के होम पर अटैक करता है और वहां मौजूद सारे के सारे सुपर हीरोज को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। वो इस यूनिवर्स में पीटर के लिए नहीं बल्कि उसके क्लोन के लिए आया था, जो दरअसल में स्कारलेट स्पाइडर यानी कि केन पार्कर था। और वहां पहुंचने के बाद वो केन पार्कर के साथ साथ उसके सारे के सारे स्टूडेंट्स को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। केन उससे कहता है कि डेमोस को उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था और ये करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी। लेकिन डेमोस अपने पैर को उसके सिर पे रखकर उससे कहता है कि अब अगर केन कुछ कर सकता था तो वो सिर्फ एक ही चीज थी और वो था डेमोस का पेट भरना। लेकिन इसी के साथ केन अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने हाथों से बड़े बड़े क्लॉज को निकालकर डेमोस के शरीर में घुसा देता है। लेकिन ये देखने के बाद डेमोस उससे कहता है कि केन के इस अटैक ने उसे चोट पहुंचाई थी और इसका मतलब ये था कि केन कोई आम स्पाइडरमैन नहीं था बल्कि वो दी अदर था और उस पे फीड करना डेमोस के ड्रीम जैसा था। और ये कहने के बाद वो केन पर फीड करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कई सारे स्पाइडरमैन निकल आते हैं। ये सारे के सारे स्पाइडरमैन दरअसल में वही थे जिन्होंने पिछले एपिसोड की एंड में आकर मेडे पार्कर की जान बचाई थी। और इस ग्रुप में मौजूद थे अर्थ 70105 का स्पाइडरमैन, जो दरअसल में उस अर्थ का पीटर नहीं बल्कि ब्रूस बैनर था। और अगर आप लोग सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि नहीं, ये हल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसके बाद इसमें मौजूद था अर्थ 4 का एक ओल्ड स्पाइडरमैन, जिसकी आइडेंटिटी हमें अभी तक पता नहीं है। और वो सारे के सारे स्पाइडरमैन वहां पर आकर डेमोस का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक केन के पास जाकर उसकी मदद करने लगती है और तब हमें ये चीज पता चलती है कि वो दरअसल में अर्थ 65 की स्पाइडर वुमेन थी, जो दरअसल में वहाँ की ग्वेन स्टेसी थी और उसे हम सभी लोग स्पाइडर ग्वेन के नाम से जानते हैं। इन सारे के सारे स्पाइडरमैन को देखकर केन सोचता है कि वो सब लोग दरअसल में उसके क्लोन्स हैं और ये सारी की सारी दरअसल में डॉक्टर जैकाल की एक चाल है। लेकिन तब उसे बेन राइली की आवाज आती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बेन राइली भी दरअसल में केन की तरह ही पीटर का एक क्लोन था, लेकिन इस अर्थ के बेन राइली की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी और ये वाला बेन दरअसल में अर्थ 94 से था, जो वहाँ के पीटर का क्लोन था। और केन के पास आकर वो उससे कहता है कि वो केन को सारी की सारी कहानी बाद में एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन फिलहाल उसे उनके साथ आना होगा। लेकिन तभी अचानक डेमोस ब्रूस बैनर को पकड़कर एक ही झटके में उसकी कमर तोड़ देता है। और ये देखने के बाद वो सारे के सारे स्पाइडरमैन वहाँ पर एक पोर्टल खोलते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन का ये ग्रुप दरअसल में ऑटो ऑक्टेवियस के ग्रुप से अलग है, जहाँ पर सुपीरियर स्पाइडरमैन ईयर 2099 में अपनी आर्मी को इकट्ठा कर रहा था। वहीं पर ये वाला ग्रुप दरअसल में अर्थ 13 पे था और मेडे पार्कर, पीटर पार्कर और इसके साथ ही साथ अब से कुछ ही देर पहले केन पार्कर की जान भी इसी ग्रुप ने बचाई थी। और केन को लेकर वो लोग अपनी सेफ जोन यानी कि अर्थ 13 पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पीटर उनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग अर्थ 13 को इतनी ज्यादा सेफ क्यों मानते थे। लेकिन तभी अचानक उसके सामने कॉस्मिक स्पाइडरमैन आ पहुंचता है, जो मेडे पार्कर को उसका भाई बेंजामिन वापस लौटा देता है और उससे कहता है कि अब वो लोग सेफ हैं। कॉस्मिक स्पाइडरमैन को देखने के बाद पीटर उससे कहता है कि वो इस बात को समझ चुका था कि वो दरअसल में ऐसा स्पाइडरमैन था जिसने कॉस्मिक पावर्स आने के बाद उन्हें छोड़ा नहीं था और उसके अंदर अभी भी एनिग्मा फोर्स मौजूद थी और इसी वजह से उसके पास एक गॉड की तरह पावर्स थी। और ये सुनकर कॉस्मिक स्पाइडरमैन उससे कहता है कि पीटर बिल्कुल सही बोल रहा था, क्योंकि अर्थ 13 दरअसल में कॉस्मिक स्पाइडरमैन की अर्थ थी और अगर इनहेरिटर्स ने वहां पर आने की कोशिश करी तो वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी गलती होगी। लेकिन ये सुनने के बाद पीटर उससे कहता है कि अगर उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं तो वो इनहेरिटर्स के घर जाकर उन्हें हरा क्यों नहीं देते। लेकिन कॉस्मिक स्पाइडरमैन उससे कहता है कि उसकी सारी पावर्स और उसकी एनिग्मा फोर्स इस डायमेंशन तक ही सीमित थी और अगर वो इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरे दुनिया में पहुंचेगा तो वो अपनी सारी कॉस्मिक पावर्स को खो देगा और एक साधारण स्पाइडरमैन बन जाएगा। और आने वाले वॉर में उन लोगों को कॉस्मिक स्पाइडरमैन की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन ये सुनते साथ ही पीटर उनसे कहता है, क्या वॉर? कौन सा वॉर? लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वॉर आने वाला है और अर्थ 616 का पीटर उनका सीक्रेट वेपन था। लेकिन ये सुनने के बाद पीटर उनसे कहता है कि वो उनका सीक्रेट वेपन कैसे हो सकता है और तब वो लोग उससे कहते हैं कि इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद एक एक स्पाइडरमैन में अर्थ 616 का पीटर पार्कर उन सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट था और इसी वजह से ये करना उसकी डेस्टिनी है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मौजूद ओल्ड स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि उसे एक दूसरी दुनिया से भी कई और स्पाइडरमैन की रीडिंग्स मिल रही थी और अगर वो लोग भी उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लेते तो उनकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ सकती थी।
और ये सुनने के बाद वो स्पाइडरमैन अलग अलग टीम्स में डिवाइड होते हैं और 2099 की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात सुपीरियर स्पाइडरमैन की आर्मी से होती है। और इतने सारे स्पाइडरमैन देखने के बाद वो सब लोग एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ऑटो ऑक्टेवियस आ पहुँचता है और पीटर उसे देखकर समझ जाता है कि वो उस टाइम स्ट्रीम में खोने की वजह से वहाँ पर आ पहुँचा था। लेकिन ऑक्टेवियस इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये वाला पीटर दरअसल में उसका फ्यूचर है, बल्कि उसे ये चीज़ लगती थी कि ये पीटर पार्कर दरअसल में उसका पास्ट वर्जन है। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मार्वल की प्रेजेंट टाइमलाइन में ऑटो ऑक्टेवियस अपनी कॉन्शियसनेस को पीटर के दिमाग से मिटा चुका है और इसी वजह से पीटर पार्कर को अपनी बॉडी वापस मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग समझ चुके हैं कि ये वाला सुपीरियर स्पाइडरमैन दरअसल में टाइम स्ट्रीम में कैद होने वाला ऑटो ऑक्टेवियस है और इसी वजह से सुपीरियर स्पाइडरमैन दरअसल में करंट स्पाइडरमैन के पास्ट वाला वर्जन है। और फ्यूचर में होने की वजह से पीटर इस बात को जानता है कि ऑटो ऑक्टेवियस उसके पास्ट का एक वर्जन है। लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस अपने ईगो की वजह से कभी ये चीज़ सोच ही नहीं सकता कि वो कभी भी पीटर की बॉडी को छोड़ पाएगा और इसी वजह से उसे ये चीज़ लगती है कि उसके फ्यूचर का वर्जन भी उसी की तरह ऑटो ऑक्टेवियस यानी कि सुपीरियर स्पाइडरमैन ही होगा। और इसी वजह से वहाँ पर मौजूद पीटर को देखकर उसे ऐसा लगता था कि वो उसके पास्ट का एक वर्जन है जिसे आगे जाकर ऑटो ऑक्टेवियस अपनी कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। तो आई होप इस चीज़ को सुनने के बाद आपके सामने थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो एक बार अपनी कहानी की तरफ फिर से लौटते हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे स्पाइडरमैन ऑटो ऑक्टेवियस की आर्मी के सामने खड़े थे और वो लोग ऑटो ऑक्टेवियस से कहते हैं कि ऑटो ऑक्टेवियस ने इतने सारे स्पाइडरमैन को एक जगह पर इकट्ठा करके अपने सर पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले लिया था, क्योंकि वो सारे के सारे इनहेरिटर्स उनकी एनर्जी को किसी भी समय ट्रेस करके वहाँ पर पहुँच सकते थे। लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस उनसे कहता है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो उन सब की एनर्जी को छुपा सकता था और इसी वजह से इतने समय से वो लोग वहाँ पर सेफ थे। लेकिन अब उन लोगों के वहाँ पर आने की वजह से उनके एनर्जी सिग्नेचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और ख़ास तौर पे सिंडी मून और केन पार्कर की वजह से, जिनके पावर लेवल्स और एनर्जी सिग्नेचर्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। लेकिन ये सुनकर ओल्ड स्पाइडरमैन उससे कहता है कि केन पार्कर द अदर है और सिंडी मून दरअसल में द ब्राइड है और इसी वजह से उनके एनर्जी लेवल्स उन सारे स्पाइडरमैन से ज़्यादा थे। लेकिन इससे पहले कि वो ओल्ड स्पाइडरमैन उनसे कुछ भी और कह पाता, वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और डेमोस उससे बाहर निकल आता है। वो सारे के सारे स्पाइडरमैन डेमोस को देखकर उसका सामना करने लगते हैं, लेकिन डेमोस उन सब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और एक ही झटके में वो वहाँ पर मौजूद साइबॉर्ग स्पाइडरमैन पे फीड कर लेता है। लेकिन डेमोस को देखने के बाद मेडे पार्कर और केन पार्कर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उससे अपना पुराना हिसाब चुकाना चाहते थे। और ये सब कुछ ऑटो ऑक्टेवियस वहीं पर छुपकर देख रहा था और मौका देखते ही वो अपने टेंटिकल्स को डेमोस की बॉडी में घुसा देता है और इसी के साथ मॉर्लून के भाई डेमोस की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद वहाँ पर मौजूद ओल्ड स्पाइडरमैन उन्हें बताना शुरू करता है कि वो लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते कि केन पार्कर और सिंडी मून उनकी आर्मी के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वहाँ पर मौजूद सिर्फ वही स्पाइडरमैन ऐसा था जिसे पता था कि आखिरकार क्या हो रहा था। और इससे पहले कि वो अपने मुंह से एक शब्द और कह पाता, उसके पीछे से दो हाथ आकर एक ही झटके में उसकी गर्दन को तोड़ देते हैं और वो सारे के सारे स्पाइडरमैन देखते हैं कि डेमोस अपने भाई और बहन के साथ एक बार फिर से वहां पर आ पहुंचा था। 616 के ईयर 2099 से होती है, जहां पर वो सारे के सारे स्पाइडरमैन एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक डेमोस और उसके भाई बहन वहां पर आ पहुंचते हैं। डेमोस को एक बार फिर से वहां पर देखकर वो सारे के सारे स्पाइडरमैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती कि डेमोस मरने के बाद एक बार फिर से वापस कैसे आया था। लेकिन स्पाइडरमैन यूके उनसे कहता है कि ये सब सोचने का वक्त उनके पास अब नहीं था और उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकलना होगा। लेकिन इसके पहले कि वो लोग वहां से निकलना शुरू करते, वो तीनों इनहेरिटर्स उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो एक ही झटके में अपने वेपन्स को हर डायरेक्शन में घुमाने लगते हैं और इतने सारे स्पाइडरमैन होने की वजह से उनका हर एक वार किसी न किसी को लग रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर डेमोस वहीं पर मौजूद एक स्पाइडरमैन को पकड़ता है और उस पर फीड करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वहीं पर मौजूद ऑटो ऑक्टेवियस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने डेमोस को अपने हाथों से मार दिया था। और तब वहीं पर मौजूद बेन राइली और केन पार्कर अपने दिमाग को चलाने लगते हैं। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि बेन राइली और केन दरअसल में पीटर पार्कर के क्लोन्स थे और इसी वजह से उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है। बेन राइली केन से कहता है कि अगर डेमोस को जिंदा होना ही था तो एक बार फिर से उसी शरीर में जिंदा हो सकता था, लेकिन दूसरी बॉडी में रिटर्न करने का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था,
कि वो सारे के सारे इनहेरिटर्स एक जगह पर अपने आप को क्लोन कर रहे थे। और अगर ये बात सच थी तो इनहेरिटर्स को रोक पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल इनहेरिटर से लड़ने के बाद वो जैसे तैसे अगर एक को मार भी देते तो उसका क्लोन वहाँ पर आकर उसकी जगह ले लेता, और इस तरह अगर देखा जाए तो वो लोग इमॉर्टल थे। और यही चीज़ सोचने के बाद पेन राइली और केन एक प्लान बनाते हैं, और जिस पोर्टल से डेमोस और उसके भाई बहन वहाँ पर आए थे वो लोग उसी पोर्टल की एनर्जी का यूज़ करके उसको ट्रेस कर लेते हैं। और इस क्लोन वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो लोग उस पोर्टल से उसी अर्थ की तरफ निकल जाते हैं जहाँ से डेमोस और उसके भाई बहन आए थे। लेकिन ये देखने के बाद वहीं पर मौजूद माइल्स मोरालेस उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन अर्थ 616 का पीटर उसे वहीं पर रोक लेता है और उससे कहता है कि पीटर को इस वक्त माइल्स की ज़रूरत थी। और ये कहकर वो एक पोर्टल को खोलता है और माइल्स को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक पीटर के पीछे से एक आवाज़ आती है और वो पलट कर देखता है कि वो ओल्ड स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा था और पीटर को अपने पास बुला रहा था। और ये सुनने के बाद अर्थ 616 के पीटर को ये चीज़ पता चलती है कि वो ओल्ड स्पाइडरमैन दरअसल में अर्थ 4 का इज़ीकियल था, और वो स्पाइडरमैन को ये चीज़ बताता है कि उसकी अर्थ पर मॉर्लून ने पीटर को मार दिया था, जिसकी मौत होने के बाद इज़ीकियल ने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम को पहनकर उसका काम करने का फैसला किया था। लेकिन इसके साथ ही साथ वो उसे ये भी बताने की कोशिश करता है कि इस पूरे के पूरे वॉर में 3 लोग ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और वो 3 लोग थे द सियोन, द अदर और द ब्राइट, और किसी भी कीमत पर पीटर को उन तीनों को सेफ रखना होगा। लेकिन इससे पहले कि इज़ीकियल उससे एक शब्द और कह पाता, सिंडी मून वहां पर आकर पीटर के हाथ से उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस ले लेती है और उससे कहती है कि वो सारे के सारे इनहेरिटर्स दरअसल में सिंडी के पीछे पड़े हुए थे, और इसीलिए सिंडी मून का उन सारे स्पाइडरमैन से दूर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और ये कहने के बाद वो एक पोर्टल को खोलती है और उन सारे के सारे स्पाइडरमैन को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। और सिंडी के वहाँ से जाने के बाद वो सारे के सारे स्पाइडरमैन भी एक पोर्टल को खोलकर अर्थ 13 पर लौट जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो लोग कॉस्मिक स्पाइडरमैन से मिलते हैं और मेडे पार्कर को वो अपना भाई लौटा देता है। लेकिन तब ऑटो ऑक्टेवियस उनसे कहता है कि अब उनके पास बात करने का वक्त नहीं था, क्योंकि ये वॉर अब शुरू हो चुका था और आज से ऑटो ऑक्टेवियस उनका लीडर था। लेकिन ये सुनने के बाद अर्थ 616 का पीटर उससे कहता है कि ऑटो ऑक्टेवियस अपने खुद के दम पर ये डिसीजन नहीं ले सकता, और चोजन वन होने की वजह से उनका असली लीडर दरअसल में वो था। पीटर ऑक्टेवियस से कहता है कि उसके वहाँ पर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उसने मॉर्लून को पहले भी हराया था। लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि पीटर की बात बिल्कुल बकवास है, क्योंकि वो पिछले कई हफ्तों से इनहेरिटर्स को स्टडी कर रहा था, और इसी वजह से उसके पास उन्हें लेकर इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि वो पीटर को काफ़ी आसानी से हरा सकता था। मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये दोनों स्पाइडरमैन दरअसल में अर्थ 616 के हैं, लेकिन इन दोनों में पीटर पार्कर ऑटो ऑक्टेवियस के फ्यूचर का वर्जन है, और इसी वजह से वो इस बात को जानता था कि सुपीरियर स्पाइडरमैन दरअसल में ऑटो ऑक्टेवियस था। लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि उसे अपनी ईगो के आगे और कुछ भी नहीं दिखता था, और इसी वजह से उसे ये चीज़ लगती थी कि उसके सामने खड़ा हुआ पीटर दरअसल में उसके पास्ट का एक वर्जन है, यानी कि 2009 या फिर 2010 का वर्जन है, और अभी तक उसे ऑटो ऑक्टेवियस ने टेक ओवर नहीं किया है, और आने वाले टाइम में वो उसे टेक ओवर कर लेगा। और इसीलिए वो उससे कहता है कि वो सुपीरियर स्पाइडरमैन है और उसने हर वो चीज़ देखी हुई है जो पीटर ने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। लेकिन ये देखने के बाद पीटर पार्कर समझ जाता है कि अब बहुत हुआ, और एक ही झटके में वो ऑक्टेवियस के मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि अगर पीटर इसी तरह चीज़ों को सेटल करना चाहता था तो ठीक है, और इसी के साथ वो अपने टेंटिकल्स को निकालकर पीटर पर अटैक करना शुरू कर देता है। पीटर अपने वेब्स का यूज़ करता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है, और अपने मन में ही ये चीज़ सोचने लगता है कि पिछले 1 साल में ऑक्टेवियस ने उसकी बॉडी को टेक ओवर करके जो भी हरकतें करी थी उन्हें पीटर आज भी भुगत रहा था, और यही मौका था कि वो ऑक्टेवियस पर अपनी पूरी भड़ास निकालकर उससे अपना बदला ले ले। और ये कहने के बाद वो ऑक्टेवियस पर अपने वेब से अटैक करने लगता है, लेकिन ऑक्टेवियस अपने टेंटिकल्स का यूज़ करके उसके वेब्स को तोड़ देता है। और ये सब कुछ देखकर वहीं पर मौजूद मेडे पार्कर कॉस्मिक स्पाइडरमैन से कहती है कि उसके पास गॉड्स की तरह ही पावर्स थी, तो फिर वो उस फाइट को रोक क्यों नहीं रहा था। लेकिन कॉस्मिक स्पाइडरमैन उससे कहता है कि इस वक्त वो किसी की भी साइड को चूज नहीं कर सकता था, और इसीलिए उनके सामने एक विनर का होना जरूरी था। इधर ऑक्टेवियस पीटर से कहता है कि जब तक वो किसी की जान नहीं ले लेता तब तक वो ऑक्टेवियस जितना स्ट्रांग नहीं हो सकता। लेकिन पीटर उससे कहता है कि वो कभी भी किसी की जान नहीं लेगा। लेकिन ये सुनने के बाद ऑक्टेवियस उससे कहता है कि आज से कुछ सालों के बाद जब ऑक्टेवियस उसके शरीर को टेक ओवर कर लेगा तब पीटर के यही हाथ कई सारे लोगों की जान लेंगे।
और ये सुनने के बाद पीटर को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ऑक्टेवियस को ऐसा लगता था कि वो दरअसल में उसके पास्ट का वर्जन है। और इसी के साथ वो अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर ऑक्टेवियस से कहता है, ओके तुम्हें जीतना है तो फिर ठीक है, मुझे अपना विनिंग मूव दिखाओ और मार दो मुझे। लेकिन ये सुनने के बाद ऑक्टेवियस को रियलाइज़ होता है कि अगर पीटर उसके पास्ट का वर्जन है तो वो उसे किसी भी कीमत पर मार नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने अपने पास्ट के वर्जन को मार दिया तो वो 2013 से पहले ही मर जाएगा और ऑटो ऑक्टेवियस कभी भी उसकी बॉडी को टेक ओवर नहीं कर पाएगा। और ये सोचने के बाद ऑक्टेवियस अपने टेंटिकल्स को वहीं पर रोक देता है और ये देखते साथ ही पीटर उस मौके का फायदा उठाता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। लेकिन ऑक्टेवियस के गिरने के बाद पीटर उसे हाथ देकर एक बार फिर से उठाता है और उससे कहता है कि वो लोग एक वॉर के बीच थे और इसी वजह से पीटर को जिसकी भी हेल्प मिल सकती थी वो उसकी हेल्प लेने को तैयार था। और ये कहने के बाद वो स्पाइडरमैन को अलग अलग टीम्स में डिवाइड करता है और उन्हें अपने अपने मिशंस देने लगता है। वो माइल्स मोरालेस और एनिमेशन वाले अल्टीमेट स्पाइडरमैन को पकड़ता है और उनसे कहता है कि पीटर के पास उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल मिशन था। और ये कहने के बाद वो उन्हें टेलीपोर्टेशन डिवाइस देकर उनसे कहता है कि उन्हें अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन को इकट्ठा करना होगा ताकि वो लोग अपनी आर्मी को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकें। और यही काम वो खुद भी करने वाला था, क्योंकि वो स्पाइडर ग्वेन को और कई सारे और स्पाइडरमैन को लेकर एक पोर्टल खोलता है और दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन को इधर लाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पीटर और उसकी टीम के वहाँ से जाते ही उन बचे हुए स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंसेस अचानक ही उन्हें वार्न करने लगते हैं और कॉस्मिक स्पाइडरमैन मेडे से कहता है कि उसे अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अचानक ही उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसमें से मॉर्लून और उसका भाई निकल आते हैं। और उन्हें देखने के बाद वो सारे के सारे स्पाइडरमैन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तब उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि उस पोर्टल में से एक इनहेरिटर और निकल रहा था और उसे देखने के बाद उन सबको पता चलता है कि वो इनहेरिटर दरअसल में मॉर्लून का पिता यानी कि सोलस था, जो वहाँ पर आकर उन सबसे कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक हो या 1000, क्योंकि मेरा नाम सोलस है और बच्चों तुम्हारे खाने का वक्त हो चुका है। और ये सुनते साथ ही मॉर्लून और जेनिक्स मिलकर वहाँ के स्पाइडरमैन पर फीड करने लगते हैं। लेकिन ये देखकर कॉस्मिक स्पाइडरमैन भी इतनी आसानी से चुप रहने वाला नहीं था और वो अपनी पावर्स का यूज करके जेनिक्स पर एक भयानक अटैक करता है और मॉर्लून के भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इससे जेनिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर अर्थ 802 पर जेनिक्स के मरते ही वो लोग उसके क्लोन को एक बार फिर से जिंदा कर देते हैं। और अपने कपड़े पहनने के बाद जेनिक्स वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट से कहता है कि उसे अपनी रिसर्च को पूरा करना था और उन सारे के सारे स्पाइडरमैन से उसका भाई और उसके पिता लड़ लेंगे। लेकिन जेनिक्स इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनकी क्लोनिंग फैसिलिटी के सामने केन पार्कर और बेन राइली पहुंच चुके थे और इस वक्त वो लोग उसे डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहे थे। इधर अर्थ 13 पर कॉस्मिक स्पाइडरमैन सोलस से लड़ रहा था। वो उससे कहता है कि मॉर्लून और सोलस ने अर्थ 13 पर आकर एक बहुत बड़ी गलती करी थी, क्योंकि वो जगह उनकी सेफ जोन थी। और ये सुनने के बाद सोलस उससे कहता है, तुम स्पाइडर्स अपने आप को बहुत मजाकिया समझते हो। सेफ जोन, इस पूरे मल्टीवर्स में कोई सेफ जोन नहीं है। और इसी के साथ वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके कॉस्मिक स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन सोलस का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन सोलस उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कॉस्मिक स्पाइडरमैन उससे कहता है कि उसे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उसके पास इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी। लेकिन सोलस उससे कहता है, इस यूनिवर्स की पावर, मेरा नाम सोलस है। जो लोग इस पूरे मल्टीवर्स पे राज करते हैं, मैं उनका भी गॉड हूँ। लेकिन कॉस्मिक स्पाइडरमैन अपनी पूरी एनिग्मा फोर्स को इकट्ठा करता है और सोलस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सोलस उससे कहता है कि उसे इसी मौके का इंतजार था और ये कहने के बाद वो कॉस्मिक स्पाइडरमैन को पकड़कर उस पर फीड करना शुरू कर देता है और एक ही झटके में वो कॉस्मिक स्पाइडरमैन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कॉस्मिक स्पाइडरमैन की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखने के बाद वो मॉर्लून से कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब उन स्पाइडरमैन के लिए इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी सेफ जगह नहीं थी। लेकिन ये सुनते साथ ही मॉर्लून उससे कहता है कि उन्हें उनका प्राइज मिल चुका था और वो था मेडे पार्कर का भाई, जो दरअसल में द सायन यानी कि वंशज था, जो एक समय पर कॉस्मिक स्पाइडरमैन की वजह से उन सारे के सारे स्पाइडरमैन के लिए एक सेफ जोन हुआ करती थी।
लेकिन अब उसकी मौत हो जाने के बाद उन सब की जान खतरे में थी। और ये सब कुछ देखकर सोलस मॉर्लून से कहता है कि उसे सायोन को वहां से लेकर जाना होगा और वहां मौजूद स्पाइडरमैन से सोलस खुद निपट लेगा। लेकिन ऑक्टेवियस इन सारी चीजों को इग्नोर करके वहां पर मौजूद स्पाइडरमैन से कहता है कि सोलस ने अभी अभी कॉस्मिक स्पाइडरमैन से एक भयानक फाइट लड़ी थी और इसी कारण अब वो काफी कमजोर भी था और यही एक मौका था कि वो सब लोग मिलकर उसे हरा पाए। और ये कहने के बाद वो लोग सोलस पर कूद पड़ते हैं, लेकिन सोलस उनसे कहता है कि वो कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था क्योंकि उसने कॉस्मिक स्पाइडरमैन की पूरी एनिग्मा फोर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था। और ये कहते साथ ही वो उन्हीं में से कई सारे स्पाइडरमैन को जान से मार देता है। इधर मॉर्लून एक पोर्टल को खोलकर मेडे पार्कर के भाई को वहां से ले जाने लगता है। मेडे पार्कर उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन मॉर्लून उसे एक ही पंच मारकर वहां से दूर फेंक देता है और उसके भाई को लेकर उस पोर्टल में घुस जाता है। इधर सोलस की तबाही को देखकर स्पाइडरमैन यूके अर्थ 616 के पीटर से बात करता है। वो उससे कहता है कि सोलस ने उनकी हालत खराब कर दी थी और पीटर आखिरकार कहां पर था। लेकिन 616 का पीटर उसे कहता है कि वो बस वहां पर पहुंच ही रहा था और इसी के साथ उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और पीटर पार्कर कई सारे स्पाइडरमैन को लेकर वहां पर आ पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर पीटर उनसे कहता है कि वो अकेला नहीं आया था क्योंकि वो अपने साथ और भी कई सारे स्पाइडरमैन को लेकर आया था। और इसी के साथ उस पोर्टल में से लियोपार्डन नाम का एक बड़ा सा रोबोट निकल आता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लियोपार्डन दरअसल में 1970s और 80s में आने वाली स्पाइडरमैन की एक जापानीज लाइव एक्शन सीरीज थी और उसमें स्पाइडरमैन एक बड़े से रोबोट में बैठकर अपने विलन से लड़ता था और उसी लियोपार्डन को लेकर पीटर वहां पर आ पहुंचा था। सोलस को देखते साथ ही लियोपार्डन अपनी पावर्स का यूज करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सोलस ने कॉस्मिक स्पाइडरमैन की एनिग्मा फोर्स को एब्सॉर्ब कर रखा था और उसे हराना इतना आसान नहीं था। और इसी के साथ वो एक ही झटके में लियोपार्डन के शरीर पे चढ़ के उसके हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और ये देखते साथ ही वहाँ पर मौजूद स्पाइडरमैन समझ जाते हैं कि अब उन्हें वहाँ से निकलना होगा और एक पोर्टल को खोलकर वो लोग उसमें घुस जाते हैं। इधर सिंडी मून वहाँ से टेलीपोर्ट करके अर्थ 3145 पे पहुँच चुकी थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अचानक ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन तब उसके पीछे एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से मॉर्लून के भाई बहन निकल आते हैं जो सिंडी को देखते ही उससे कहते हैं कि ब्राइड अब उनसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। लेकिन वहां पहुंचते साथ ही बोरा और ब्रिक्स दोनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उनकी हालत सिंडी की तरह ही काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन बोरा जैसे तैसे ब्रिक्स को खींचकर एक बार फिर से उस पोर्टल में ले जाती है और ब्रिक्स उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा था। लेकिन बोरा उससे कहती है कि वो लोग अर्थ 3145 पे थे और वो दरअसल में एक ऐसी अर्थ थी जो न्यूक्लियर वॉर की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इसी कारण वहाँ पर रेडिएशन के काफी ज्यादा लेवल्स मौजूद थे। और ये सुनकर सिंडी को रियलाइज होता है कि वो एक ऐसी दुनिया में थी जो पूरी तरह से रेडियो एक्टिव थी और अगर जल्दी ही वो इस अर्थ से बाहर नहीं निकली तो उसका मरना तय था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने वेब्स का यूज करके वो अपने लिए एक इंसुलेटिंग सूट बना लेती है और उसी अर्थ पर आगे बढ़ने लगती है क्योंकि सिंडी मून इस बात को समझ चुकी थी कि अब उसे कहां पर जाना था। इधर वो सारे के सारे स्पाइडरमैन अर्थ 8847 पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें ये चीज पता चलती है कि वो अर्थ अभी भी अपने जुरासिक एरा में थी और इसका मतलब ये था कि वहां पर अभी भी डायनासोर जिंदा थे। लेकिन ये देखकर ऑक्टेवियस 616 के पीटर से कहता है कि उसने उन्हें कहां पर फंसा दिया था क्योंकि ये यूनिवर्स उनके यूनिवर्स से काफी ज्यादा बैकवर्ड था और वहां पर उनके काम करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन इससे पहले कि पीटर उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, उसके कम्युनिकेटर पर एक मैसेज आता है और पीटर को पता चलता है कि वो मैसेज दरअसल में स्पाइडर वुमन यानी कि जेसिका ड्रू का था, जो पीटर को बताती है कि इस वक्त वो मॉर्लून और उसके फैमिली के कैसल में थी। पीटर उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो वहां पर कैसे पहुंची, लेकिन जेसिका उससे कहती है कि ये चीज इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये स्पाइडर वुमन दरअसल में अर्थ 616 की जेसिका ड्रू है, जो एवेंजर्स की मेंबर है और सीक्रेट इन्वेजन के दौरान यही वो सुपर हीरो थी जिसकी जगह स्क्रल क्वीन ने आकर ले ली थी। और उसकी बात सुनने के बाद पीटर उससे पूछता है कि क्या जेसिका को उनकी मदद की जरूरत थी, लेकिन जेसिका उससे कहती है कि वो वहां पर एक प्लान के साथ आई थी और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अब उसे क्या करना था। लेकिन इससे पहले कि जेसिका उससे एक शब्द और कह पाती, मास्टर वीवर वहां पर आ पहुंचता है और जेसिका को देखकर वो उससे कहता है कि उसे जेसिका से कुछ जरूरी बात करनी है।
इधर पीटर जेसिका का कॉल रखते ही उन सबको बताने ही वाला था कि आखिरकार जेसिका उनसे क्या कह रही थी, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से मॉर्लन की बहन वर्ना उन सब के सामने अपने हाउंड्स को लेकर आ पहुंचती है। एक दूसरी अर्थ से होने की वजह से उसके सारे के सारे हाउंड्स दरअसल में स्पाइडरमैन के विलन्स की तरह ही दिखते थे और ये तीनों हाउंड्स हैमरहेड, राइनो और क्रेवन की तरह थे, जो वर्ना के एक ही इशारे पे उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन सारे हाउंड से लड़ते समय जेसिका की स्टूडेंट आन्या उन सब से कहती है कि उन सभी लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन पवित्र उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लोग उन्हें किसी भी हद पर अब ढूंढ सकते थे और इसी वजह से अब इस पूरे मल्टीवर्स में उनके लिए कोई भी सेफ जगह नहीं थी। इधर अर्थ 1 यानी कि लूम वर्ल्ड पे जेसिका ड्रू मास्टर वीवर से पूछती है कि वो जेसिका से क्या कहना चाहता था और मास्टर वीवर उससे कहता है कि इनहेरिटर्स ने उसे काफी समय से अपना प्रिजनर बना रखा था और इसी के साथ साथ वो लोग उसकी पावर्स का यूज करके आने वाले फ्यूचर को भी देख लेते थे और इसी कारण उन्हें कई सारी ऐसी चीजें पता थी जो अभी तक हुई भी नहीं थी। लेकिन मास्टर वीवर हमेशा ही अच्छाई का साथ देना चाहता था और इसी वजह से उसने स्पाइडर्स की हेल्प करने का फैसला किया था, लेकिन इस वक्त उन दोनों के पास ज़्यादा समय मौजूद नहीं था और इसी कारण वो उसे पूरी कहानी नहीं सुना सकता था और इसी के साथ वो अपने वेब्स का यूज़ करता है और जेसिका के लिए 2 स्क्रॉल्स को बना देता है। जेसिका उससे पूछती है कि आखिरकार वो दोनों क्या हैं, लेकिन मास्टर वीवर उससे कहता है कि वो दरअसल में भविष्यवाणियां हैं और उन्हें पढ़ने के बाद उन स्पाइडर्स को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आखिरकार इनहेरिटर्स क्या चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि जेसिका उससे और भी कुछ पूछ पाती, मॉर्लन वहां पर आ पहुंचता है और बेंजामिन पार्कर को ब्रिक्स के हाथ में सौंप कर उससे कहता है कि इसका ध्यान रखो। लेकिन अचानक ही उसे ये चीज़ पता चल जाती है कि जेसिका ड्रू वहीं पर छुपी हुई थी और उसे देखकर मॉर्लन को ये लगता है कि वो दरअसल में उनकी हद की जेसिका थी और इसी कारण वो उससे पूछता है कि जेसिका ने अपने हाथों के पीछे क्या छुपा रखा था और ये सुनकर जेसिका समझ जाती है कि अब उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं था और इसी के साथ वो अपने हाथों को मॉर्लन के सामने निकालकर उसे दिखाती है कि उसके हाथ पूरी तरह से खाली थे। लेकिन तब हमें ये चीज़ पता चलती है कि जेसिका ने अपने टेलीपोर्टर का यूज़ करके उन स्क्रॉल्स को अर्थ 616 के पीटर के पास भेज दिया था, जिन्हें देखते ही पीटर को पहले तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या है, लेकिन वो इस बात को रियलाइज़ कर लेता है कि अगर जेसिका ने अपनी जान पर खेलकर इस चीज़ को वहाँ पर भेजा था तो उनका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ही। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें खोलकर देख पाता, उसके पास सिंडी मून का मैसेज आता है जो उससे कहती है कि उसने उनके लिए एक सेफ जगह को ढूंढ लिया था और अगर वो लोग अपनी जान बचाना चाहते थे तो उसके सिग्नल को फॉलो करके उन्हें वहां पर आना होगा। और इसी के साथ पीटर एक पोर्टल खोलता है और वो सारे के सारे स्पाइडरमैन उसे फॉलो करते हुए उसमें घुस जाते हैं और वो लोग भी सिंडी मून की तरह ही अर्थ 3145 पे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही रेडिएशन की वजह से उनकी सांस रुकने लगती है और ऑक्टेवियस, जिसने अपने एआई को एना मारिया की तरह बनाया था, वो उससे पूछता है कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा था और वो एआई उसे बताती है कि उस अर्थ पर काफी ज्यादा रेडिएशन थी और अगर कुछ ही देर में वो लोग वहां से नहीं निकले तो उन सब की मौत हो जाएगी। लेकिन ये सुनने के बाद 616 का पीटर उससे कहता है कि अगर सिंडी ने उन्हें इस अर्थ पर बुलाया था तो उसके पीछे कोई ना कोई खास वजह जरूर होगी और उसके ये कहते साथ ही उन्हें वहीं पर लगा हुआ सिंडी का एक मैसेज दिखता है और उन्हीं मैसेजेस को फॉलो करते हुए वो लोग इस अर्थ के इज़ीकियल की बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही पीटर को रियलाइज होता है कि इसी बिल्डिंग में दरअसल में इज़ीकियल का बंकर भी था और वो बंकर उन्हें रेडिएशन से भी बचा सकता था। और ये कहने के बाद वो उन सारे के सारे स्पाइडरमैन को उसके बंकर की तरफ ले जाता है, जहां पर सिंडी मून उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन तब पीटर को ये चीज पता चलती है कि उस बंकर में सिंडी मून अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके साथ वहां पर अंकल बेन भी मौजूद थे। लेकिन वहां से बहुत दूर एक दूसरी अर्थ पर बेन राइली और केन ने मिलकर उन सारे के सारे इनहेरिटर्स की क्लोनिंग फैसिलिटी को ढूंढ निकाला था और इस वक्त वो मॉर्लन के भाई जेनिक्स के सामने खड़े होकर उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जेनिक्स से काफी देर तक लड़ने के बाद बेन और केन दोनों को यही बात समझ में आती है कि उसे हराना इतना आसान नहीं था और ये देखने के बाद केन पार्कर अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने हाथों में बड़े बड़े टेंटिकल्स को निकालकर जेनिक्स के शरीर में घुसा देता है। लेकिन इस जेनिक्स की मौत होते ही ठीक उसी के जैसा दिखने वाला उसका क्लोन वहां पर आ पहुंचता है और उनसे कहता है कि वो लोग कभी भी उन सारे के सारे इनहेरिटर्स को नहीं मार सकते, क्योंकि इस बिल्डिंग में उन्हीं के जैसे दिखने वाले कई हजारों क्लोन्स और थे और अगर वो उनमें से एक को मार भी देते तो उसका क्लोन उसकी जगह ले लेता। और जेनिक्स की ये बात सुनकर बेन राइली को रियलाइज होता है कि अगर उन्हें उन क्लोन्स को रोकना था तो उसका सिर्फ एक ही तरीका था और वो एक बड़ी सी गन को उठाकर उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है
जहाँ पहुँचने के बाद वो उस गन को खोलकर उसमें से एक बड़े ग्रेनेड को निकालता है और जेनिक से कहता है कि उन लोगों का समय यहीं पर खत्म होता है। और इसी के साथ वो उस ग्रेनेड को वहीं पर मौजूद कई सारे और ग्रेनेड्स की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है और वो क्लोनिंग फैसिलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इस हादसे में बेन राइली भी अपनी जान गंवा देता है और बेन की मौत को देखने के बाद केन पार्कर अपना आपा खो बैठता है और वहीं पर वो एक पोर्टल खोलकर मॉर्लून के घर यानी कि अर्थ 1 की तरफ निकल पड़ता है। इधर अर्थ 3145 पर अंकल बेन को देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि अंकल बेन आखिरकार उस बंकर में क्या कर रहे थे। और तब अंकल बेन उसे बताते हैं कि इस अर्थ पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने दरअसल में पीटर को नहीं बल्कि अंकल बेन को काटा था और इसी वजह से इस अर्थ का स्पाइडरमैन दरअसल में पीटर नहीं बल्कि अंकल बेन थे। और अपनी पावर्स के मिलने के बाद उन्होंने स्पाइडरमैन बनकर इस शहर को बचाने का फैसला किया। लेकिन एक दिन गॉब्लिन ने वहां पर आकर उनके घर में एक बॉम्ब गिरा दिया था, जिसकी वजह से इस अर्थ के पीटर और आंट मे की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखने के बाद अंकल बेन स्पाइडरमैन बनना छोड़ देते हैं और इज़ीकियल सिम्स के ऑफर को लेकर वो उस बंकर में कैद हो जाते हैं। लेकिन उनके ऐसा करने के बाद उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि इस अर्थ के ऑटो ऑक्टेवियस ने इस पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी वजह से इतने सालों से अंकल बेन वहीं पर कैद थे। लेकिन उनकी कहानी सुनकर पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और उनसे कहता है कि उसकी अर्थ के अंकल बेन इस तरह के बिल्कुल नहीं थे और उन्हें देखने के बाद पीटर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन तब पीटर को ये चीज़ ध्यान आती है कि जेसिका ड्रू ने उसके लिए कुछ स्क्रॉल्स को वहाँ पर भेजा था और वो उन्हें खोलकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब पीटर देखता है कि वो स्क्रॉल्स दरअसल में एक अलग ही भाषा में लिखे गए थे और काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद उनमें से कोई भी स्पाइडरमैन उस स्क्रॉल को नहीं पढ़ पाता। और तब स्पाइडरमैन यूके की नज़र वहीं पर बैठे हुए पवित्र प्रभाकर पे पड़ती है और वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिरकार पवित्र इतना परेशान क्यों था। और पवित्र उसे बताता है कि 616 के पीटर से मिलने के बाद उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि उसकी कहानी और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से पीटर पार्कर की कॉपी थी, क्योंकि जिस तरह उसकी ज़िंदगी में एक अंकल बेन थे ठीक उसी तरह पवित्र की ज़िंदगी में उसके अंकल भीम थे। और इतना ही नहीं, पवित्र के कई सारे विलन्स भी पीटर के विलन से मिलते जुलते थे। और इन सारी चीज़ों को देखकर पवित्र को ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ पूरी तरह से पीटर की लाइफ की कॉपी थी और असली स्पाइडरमैन दरअसल में पवित्र नहीं बल्कि पीटर था। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद स्पाइडरमैन यूके उससे कहता है कि वो इस बात पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो एक ऐसी कोर का मेंबर था जहाँ पर उसके जैसे कई हज़ारों लोग और थे। लेकिन वहाँ काम करके उसने ये चीज़ सीखी थी कि हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है। वो पवित्र से कहता है कि वो स्पाइडरमैन है और वो एक हीरो है। और ऐसा भी तो हो सकता था कि पवित्र पीटर की कॉपी नहीं बल्कि पीटर पवित्र की कॉपी हो। और ये सुनने के बाद पवित्र को रियलाइज होता है कि स्पाइडरमैन यूके दरअसल में सही बोल रहा था और भले ही उसकी लाइफ पीटर की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हो, लेकिन थे तो वो दोनों ही स्पाइडरमैन। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मौजूद ऑटो ऑक्टेवियस पीटर और बाकी के स्पाइडरमैन से लड़ने लगता है। वो उनसे कहता है कि ये स्क्रॉल किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें लिखी हुई लैंग्वेज को वो लोग ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे थे। और ये कहने के बाद वो अपने एआई यानी कि एना मारिया से उस स्क्रॉल को ट्रांसलेट करने के लिए कहता है, जो उसे बताती है कि वो खुद भी उस स्क्रॉल को नहीं पढ़ सकती थी। और ये देखते साथ ही अर्थ 616 का पीटर उससे कहता है कि ऑक्टेवियस ने एक एआई बनाया और उसे मारिया मार्कोनी की शक्ल दे दी। और पीटर की बात सुनकर वो उसका कोई जवाब नहीं देता, लेकिन ऑक्टेवियस ने पीटर की इस बात को पकड़ लिया था और वो अपने दिमाग में ही इस चीज़ को सोचने लगता है कि अगर पीटर पार्कर का ये वर्जन उसके पास से है तो उसे मारिया मार्कोनी के बारे में कैसे पता, क्योंकि मारिया मार्कोनी से पहली बार पीटर नहीं बल्कि ऑक्टेवियस मिला था। और ऑक्टेवियस सोचता है कि इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि ये वाला पीटर उसका पास्ट नहीं बल्कि उसका फ्यूचर था। और इसके हिसाब से ऑटो ऑक्टेवियस आगे जाकर पीटर से हारने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ऑक्टेवियस आगे कुछ भी सोच पाता, जेसिका ड्रू की स्टूडेंट आन्या वहाँ पर आ पहुँचती है, जो उन्हें बताती है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके उन स्क्रॉल्स को पढ़ सकती थी। और उन्हें पढ़ने के बाद उसे ये चीज समझ में आती है कि वो इनहेरिटर्स मिलके दरअसल में 3 लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें से पहला था अदर यानी कि केन पार्कर, दूसरा था सायोन यानी कि बेंजामिन पार्कर और तीसरी थी द ब्राइड यानी कि सिंडी मून। और उन तीनों को जोड़कर इनहेरिटर्स को उनका ब्लड चाहिए था, क्योंकि उन तीनों के ब्लड को यूज करके वो लोग ऐसे रिचुअल को करना चाहते थे जो आने वाले फ्यूचर में किसी भी स्पाइडरमैन को कभी भी पैदा होने नहीं देगा। और ये सुनने के बाद वो सारे के सारे स्पाइडरमैन घबराने लगते हैं
लेकिन पीटर उनसे कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उन तीनों लोगों की जरूरत थी और उन तीनों में से एक शख्स अभी भी उनके पास इसी हद पे मौजूद था और वो थी सिंडी मून। और ये कहने के बाद वो सिंडी मून को ढूंढने लगता है, लेकिन तब पीटर को ये चीज रियलाइज होती है कि सिंडी उनके बीच नहीं थी। वो अपने कम्युनिकेटर का यूज करके सिंडी से पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है और तब सिंडी उसे बताती है कि वो स्पाइडर ग्वेन को लेकर अर्थ 1 यानी कि लूम वर्ल्ड पे पहुंच चुकी थी और इसी चीज को उन सारे के सारे इनहेरिटर्स ने सेंस कर लिया था। और सोलस उनसे कहता है कि ब्राइड और अदर भी उनके प्लैनेट पर आ पहुंचे थे और इसका मतलब ये था कि उनकी ग्रेटेस्ट हंट अब शुरू हो चुकी थी और 3145 से होती है, जहां पर वो सारे के सारे स्पाइडरमैन अब इनहेरिटर्स से लड़ने का और उन्हें हराने का एक प्लान बना रहे थे। उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती कि सायन, प्राइड और अदर अब तीनों लोगों के उनके पास पहुंचने के बाद वो लोग इनहेरिटर्स को किस तरह रोक सकते थे। लेकिन तब वहीं पर मौजूद आन्या उनसे कहती है कि वीवर के दूसरे स्क्रॉल में उनके लिए कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन थी और उसी का इस्तेमाल करके वो लोग इनहेरिटर्स को हरा सकते थे। और ये कहने के बाद वो वहीं पर मौजूद एक स्पाइडरमैन की टीम को लेकर वहां से निकल जाती है। इधर 616 का पीटर केन राइली को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अर्थ 1 पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉर्लून और उसकी फैमिली उसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन केन उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके उससे कहता है कि वो उन सबको मार डालेगा और इसी के साथ वो अपनी पावर्स का यूज करता है और एक बड़े से स्पाइडर में चेंज हो जाता है। लेकिन तभी मॉर्लून अपने पिता सोलस और डेमोस के साथ वहां पर आ पहुंचता है और केन को देखकर उनसे कहता है कि अदर ने पहली बार उनकी अर्थ पर कदम रखा था और उसे मारने का इससे अच्छा मौका उन्हें कभी नहीं मिल सकता। और ये कहने के बाद मॉर्लून और डेमोस उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन केन उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो अपनी पावर्स का यूज करके अपने क्लॉज से उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन ये देखने के बाद वहीं पर मौजूद सोलस उनसे कहता है कि इतने समय बाद उसे एक वर्दी ओपोनेंट मिला था और ये कहते साथ ही वो केन पर अटैक करने के लिए वहां से जंप करता है। लेकिन इसी के साथ केन अपने हाथों से टेंटिकल्स को निकालकर उसकी बॉडी में घुसा देता है और मॉर्लून के पिता सोलस की वहीं पर मौत हो जाती है। अगर आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि सोलस ने कुछ ही देर पहले कॉस्मिक स्पाइडरमैन को हराया था, लेकिन अब केन जैसे ऑर्डिनरी स्पाइडरमैन ने सोलस को काफी आसानी से हरा दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि केन कॉस्मिक स्पाइडरमैन से भी ज्यादा ताकतवर है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर सोलस की मौत होने का कारण दरअसल में पावर लेवल्स नहीं बल्कि टोटेम्स हैं, जहाँ पर कॉस्मिक स्पाइडरमैन हालांकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वहीं पर उसकी पावर्स सिर्फ उसके डायमेंशन तक ही सीमित थी और उसके बाहर वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल स्पाइडर टोटेम था। लेकिन यहाँ पर केन पार्कर कोई भी आम स्पाइडर टोटेम नहीं है और अदर की पावर्स होने की वजह से वो इनहेरिटर्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अपने पिता की मौत को देखने के बाद मॉर्लून पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके केन पर अटैक करना शुरू कर देता है। डेमोस उससे कहता है कि उन्हें रिचुअल को पूरा करने के लिए द अदर की जरूरत थी, लेकिन मॉर्लून उससे कहता है कि उन्हें अदर की नहीं बल्कि उसके खून की जरूरत थी। और ये कहते साथ ही वो उसके टेंटिकल को उखाड़कर उसी के सिर में घुसा देता है और केन पार्कर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। केन को मारने के बाद डेमोस और मॉर्लून अपने पिता की लाश को देखने लगते हैं और ये सोचते हैं कि अब जब वो लोग एक दूसरे को क्लोन नहीं कर सकते थे तो वो अपने पिता को कैसे वापस लाएंगे। लेकिन मॉर्लून उससे कहता है कि ये चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है और उन्हें उस रिचुअल को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। और ये कहने के बाद वो लोग केन की लाश को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सिंडी मून और स्पाइडर ग्वेन मिलकर वहां मौजूद इनहेरिटर्स को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी अचानक वर्ना अपने हाउंड्स को लेकर वहां पर आ पहुंचती है और वो सब लोग मिलकर सीधे सिंडी मून पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और पीटर अपनी स्पाइडर आर्मी को लेकर वहां पर आ पहुंचता है। वो सारे स्पाइडरमैन वहां पर आने के बाद इनहेरिटर्स और उनके हाउंड से लड़ना शुरू कर देते हैं और एक एक करके वो उन्हें हराने भी लगते हैं। लेकिन तब पीटर को ये चीज पता चलती है कि इस पूरी लड़ाई के बीच वर्ना सिंडी मून को लेकर वहां से निकल चुकी थी। इधर मॉर्लून के महल में वो लोग सिंडी मून को लेकर उसे भी उस वेब से बांध देते हैं और इसी के साथ वो अपने तीनों स्पाइडर टोटेम्स को पूरा कर लेते हैं। और ये देखने के बाद मॉर्लून उनसे कहता है कि अब वक्त आ चुका था कि वो लोग अपने रिचुअल को पूरा करें। लेकिन तब वहीं पर मौजूद जेनिक्स उसे एक पत्थर का टुकड़ा देता है। मॉर्लून उससे पूछता है कि आखिरकार वो क्या था, लेकिन जेनिक्स उसे बताता है कि उस पत्थर के टुकड़े में उनके पिता का सब कुछ था, उनके थॉट्स, उनकी आत्मा और उनका एसेंस, और उसी का यूज करके वो लोग सोलस को एक बार फिर से वापस ला सकते थे। और ये सुनने के बाद मॉर्लून जेनिक्स से उस टुकड़े को लेकर अपने भाई डेमोस के हाथ में सौंप देता है
और उस वेब की तरफ घूमकर वो उससे कहता है कि अब इस चीज़ का वक्त आ चुका था कि वो इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स से स्पाइडर्स का सफाया कर दें। और ये कहने के बाद वो एक नाइफ को निकालकर केन की बॉडी को काटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहीं पर मौजूद वेब्स पर उसका खून गिरने लगता है। और मॉर्लून कहता है कि इस रिचुअल के बाद अब इस पूरी दुनिया में कभी भी कोई भी नया स्पाइडर टोटेम पैदा नहीं होगा। लेकिन ये देखने के बाद वहीं पर मौजूद मास्टर वीवर उससे कहता है कि मॉर्लून अपना रिचुअल कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पाइडर्स वहां पर आ पहुंचे थे। और ये सुनते साथ ही मॉर्लून अपने भाइयों से कहता है कि उन्हें उन स्पाइडर्स को रोकना होगा। और डेमोस और उसके भाई बहन मिलकर वहां पर आने वाले स्पाइडरमैन को रोकने चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और माइल्स मोरालेस और एनिमेशन वाला अल्टीमेट स्पाइडरमैन कई सारे और स्पाइडरमैन को लेकर वहां पर आ पहुंचते हैं। और इसी के साथ वो स्पाइडर आर्मी मिलकर उन इनहेरिटर्स का सामना करने लगते हैं। इधर मॉर्लून एक एक करके उन स्पाइडर टोटेम्स का ब्लड निकाल रहा था। वो सिंडी के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसमें कट लगाकर वो उससे कहता है कि ब्राइड का काम यहाँ पर खत्म होता है। और इसके बाद वो जाता है बेंजामिन पार्कर के पास, जो एक छोटा सा बच्चा था और उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन मॉर्लून उसे कहता है कि वो इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे यंगेस्ट स्पाइडर टोटेम था और उसके खून की वजह से अब इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी यंग स्पाइडर टोटेम जिंदा नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो अपने नाइफ को हवा में उठाकर उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक अपने वेब्स को शूट करके स्पाइडरमैन उसके नाइफ को खींच लेता है। ये सब कुछ देखकर डेमोस उन स्पाइडरमैन से कहता है कि वो लोग इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन उसे देखने के बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन उस पर कूद पड़ता है। वो अपने टेंटिकल्स का यूज करके डेमोस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमोस एक ही झटके में उसके टेंटिकल्स को तोड़ देता है। लेकिन ये देखने के बाद मेडे पार्कर वहां पर आ पहुंचती है और डेमोस से कहती है कि वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज वो अपने माँ बाप की मौत का बदला डेमोस से लेने वाली थी। और ये कहने के बाद वो डेमोस से लड़ना शुरू कर देती है। इधर वो सारे के सारे इनहेरिटर्स उन बाकी के स्पाइडरमैन से लड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और मॉर्लून का भाई कान वहां पर आ पहुंचता है। कान को देखने के बाद उसके भाई और बहन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो स्पाइडर्स अब उनसे वॉर नहीं जीत सकते क्योंकि उनकी आर्मी अब और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक उसी पोर्टल में से कान के पीछे कुछ और स्पाइडरमैन आने लगते हैं और तब हमें ये चीज पता चलती है कि वो स्पाइडरमैन दरअसल में आन्या और उसकी गैंग थी, जिन्हें देखने के बाद वो सारे के सारे इनहेरिटर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन कान उनसे कहता है कि इतने सालों तक उसने उनसे दया की भीख मांगी और वो अपने घर आने के लिए उनसे माफी मांगता रहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। और आज से कान ने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि अब से वो उनके साथ नहीं लड़ेगा, बल्कि वो अगर किसी की मदद करेगा तो वो थी वहां पर मौजूद स्पाइडर आर्मी। और ये कहने के बाद वो उन स्पाइडर्स के साथ मिलकर अपने भाइयों पर अटैक करने लगता है। इधर मॉर्लून पीटर पार्कर से लड़कर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो उसे एक पंच मारकर वहां से दूर फेंक देता है और अपना नाइफ उठाकर वो बेंजामिन पार्कर का ब्लड लेने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर मॉर्लून को ये चीज पता चलती है कि बेंजामिन पार्कर को दरअसल में स्पाइडर हैम ने रिप्लेस कर लिया था और अंकल बेन उसे लेकर वहां से बहुत दूर एक दूसरी अर्थ पर पहुंच चुके थे। लेकिन ये देखकर मॉर्लून का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो स्पाइडर हैम को पकड़कर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे खड़ा हुआ पीटर उससे कहता है कि मॉर्लून अब उनसे नहीं जीत सकता। लेकिन मॉर्लून उससे कहता है कि पीटर पार्कर उसके सामने एक बहुत ही छोटी चीज थी और वो जब चाहे तब उसे खत्म कर सकता था। लेकिन पीटर उससे कहता है कि मॉर्लून को शायद पूरी बात पता नहीं है क्योंकि पीटर के पास अभी भी अपना ट्रम्प कार्ड बाकी था। और ये कहने के बाद वो अपने कम्युनिकेटर का यूज करता है और मिगवेल ओहारा को वहां पर बुला लेता है और इसी के साथ वहां पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुलता है और मिगवेल ओहारा लियोपार्डन को लेकर वहां पर आ पहुंचता है। इधर डेमोस से लड़ने के बाद मेडे पार्कर उसके हाथ से सोलस के उस स्टोन को छीन लेती है और डेमोस से पूछती है कि आखिरकार वो स्टोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। लेकिन तब डेमोस उसे बताता है कि उस स्टोन में उसके पिता की आत्मा थी। और ये सुनते साथ ही मेडे काफी हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि ठीक उसी तरह जैसे आज से कुछ ही दिनों पहले मेडे के पिता की जान डेमोस के हाथों में थी। लेकिन इससे पहले कि डेमोस उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, अचानक ही सुपीरियर स्पाइडरमैन वहां पर पहुंचकर उन सबसे कहता है कि उसके पास इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट इलाज था। और इसी के साथ वो उस वेब पे चढ़ता है और वहां पर वो किसी की जान ले लेता है। और तब हमें ये चीज पता चलती है कि ऑक्टेवियस ने मास्टर वीवर को मार दिया था। और इसके बाद वो मॉर्लून से कहता है कि अब जब मास्टर वीवर ही नहीं था तो वो लोग अपने रिचुअल को पूरा नहीं कर सकते थे।
लेकिन ये देखने के बाद पीटर उससे कहता है कि वो लोग सुपर हीरोज थे और वो कभी भी किसी की जान नहीं लेते थे। लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन सही था, क्योंकि मास्टर वीवर की मौत होने के बाद अब मॉर्लून और डेमोस दोनों के पास ही उस रिचुअल को पूरा करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं था। लेकिन पीटर की इस बात को सुनने के बाद मेडे पार्कर समझ जाती है कि किसी को मारना उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था, और वो डेमोस से कहती है कि उसका नाम मेडे पार्कर है और वो स्पाइडरमैन की बेटी है, और इसी वजह से वो अपना बदला पूरा करने के लिए किसी की जान नहीं लेगी। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद मॉर्लून पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था और वो पागल होकर पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और पीटर पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उससे पकड़कर उससे कहता है कि वो अपना बदला पूरा करेगा, और इसी के साथ वो उसकी सोल पे फीड करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ देखकर वहीं पर मौजूद स्पाइडरमैन उसकी मदद करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन पीटर पार्कर उन्हें अपना हाथ दिखाकर वहीं पर रोक देता है। उसकी एनर्जी पे फीड करते हुए मॉर्लून उससे कहता है कि अगर पीटर के कोई आखिरी शब्द हैं तो वो उसे कह देने चाहिए, लेकिन पीटर उससे कहता है गो टू हेल, और इसी के साथ वो अपने टेलीपोर्टर का यूज करता है और मॉर्लून को लेकर वहां से गायब हो जाता है। मॉर्लून इस बात को समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, लेकिन पीटर उससे कहता है कि वो लोग अर्थ 3145 पे थे और वो दरअसल में एक ऐसी अर्थ थी जो पूरी तरह से रेडियो एक्टिव थी, और इसी वजह से वहाँ पर सांस लेना उन दोनों के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अगर मॉर्लून अपनी जान बचाना चाहता था तो वो वहीं पर बने हुए सिग्नल्स को फॉलो कर सकता था और एक बंकर में जाकर अपनी जान बचा सकता था। और पीटर के ये कहते साथ ही उसके ऊपर एक पोर्टल खुलता है और सिंडी मून एक वेब को फेंक कर उसे अपने साथ खींच लेती है। और पीटर के इस मूव को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे स्पाइडर्स कान के साथ मिलकर उन सारे के सारे इनहेरिटर्स को उसी अर्थ पर भेज देते हैं। और ये सब कुछ देखकर डेमोस उनसे कहता है कि उसने इस पूरे मल्टीवर्स में कई सारे स्पाइडर टोटेम्स की जान ली थी, और ये सब कुछ जानते हुए भी वो सारे के सारे स्पाइडरमैन उसे जिंदा कैसे छोड़ सकते थे। लेकिन मेडे पार्कर सोलस के स्टोन को 3145 पे फेंक देती है और डेमोस से कहती है कि जाके पकड़ लो उसे। और ये कहने के बाद डेमोस भी बाकी के इनहेरिटर्स की तरह ही अर्थ 3145 पे पहुंच जाता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्पाइडरमैन एक दूसरे को बाय कहते हैं और अपने अपनी अर्थ पर लौटने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बचे हुए स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस अचानक ही उन्हें वॉर्न करने लगता है, और वो सब लोग देखते हैं कि ऑटो ऑक्टेवियस ने अपनी नई बेवकूफ़ी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसने मॉर्लून के नाइफ को उठाकर मास्टर वीवर के वेब को काटना शुरू कर दिया था। पीटर और कान उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि उस वेब को काटने का मतलब था कि वो इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद एक एक स्पाइडरमैन और उसकी रियलिटी को खतरे में डाल रहा था। लेकिन ऑक्टेवियस उनसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस बात को समझ चुका था कि उसकी डेस्टिनी पीटर से हारना था और अपने जिंदा रहते वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ पर मौजूद एक एक वेब को काटने लगता है। पीटर की आर्मी में लड़ने वाले कई सारे स्पाइडरमैन अपनी अपनी अर्थ पर लौट चुके थे, और इसी वजह से उनमें से किसी को भी ऑटो ऑक्टेवियस की इस हरकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन वहाँ पर बचे हुए स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमन मिलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस एक एक करके उनका सामना करना शुरू कर देता है। और तभी अचानक आन्या, जो जेसिका ड्रू की स्टूडेंट थी, वो ऑक्टेवियस के कंधों पर आकर बैठ जाती है, और उस नाइफ को गौर से देखने के बाद उसे ये चीज पता चलती है कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद वो उन सबको बताती है कि इसके हिसाब से इस चीज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, और वो ये था कि वेब ऑफ लाइफ के ऊपर हमेशा ही किसी वीवर का होना ज़रूरी है, और इसी वजह से उनमें से किसी एक को मास्टर वीवर की जगह लेनी होगी। और ये सुनकर सिंडी मून उनसे कहती है कि वो वीवर की जगह लेने को तैयार है, लेकिन आन्या उससे कहती है कि ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मास्टर वीवर की पोजीशन हमेशा ही एक लाइफ टाइम पोजीशन थी, और इसका मतलब ये था कि अगर एक बार कोई भी वीवर बन गया तो वो तब तक वहाँ से नहीं हट सकता जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद सिंडी मून मास्टर वीवर का मास्क उतारती है, और उसके चेहरे को देखने के बाद वो उनसे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन कान उससे कहता है कि वो उस चेहरे को पहले भी देख चुका था। और ये कहने के बाद वो अपने मास्क को उतारता है और हमें ये चीज़ पता चलती है कि मास्टर वीवर दरअसल में कान था। सिंडी उससे पूछती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता था, और कान एक ही समय पर एक साथ दो जगह कैसे हो सकता था। लेकिन कान उससे कहता है कि इस जगह पर मास्टर वीवर के लिए टाइम सिर्फ एक रिलेटिव चीज़ है, और अर्थ 616 के पीटर इस बात का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल थे। और ये कहने के बाद वो उसे बताता है कि उसका वेपन मास्टर वीवर की मशीन में एकदम परफेक्टली फिट हो रहा था, और ये चीज़ प्रूव करती है कि कान का मास्टर वीवर बनना उसकी डेस्टिनी है।
और ये कहने के बाद वो मास्टर वीवर की बॉडी को उसकी मशीन से निकालकर उसमें बैठना शुरू कर देता है। इधर 616 का पीटर जैसे तैसे ऑक्टेवियस तक पहुंच जाता है और उसे देखने के बाद ऑक्टेवियस उससे कहता है कि आज इस बात का पता चल जाएगा कि उन दोनों में से ग्रेटेस्ट स्पाइडरमैन कौन था। लेकिन पीटर उससे कहता है, नहीं ऑटो, हम दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं है, और अगर तुम सचमुच एक रियल हीरो होते तो अपने आप को बचाने के लिए इस पूरे यूनिवर्स को खतरे में कभी नहीं डालते, क्योंकि असली हीरो हमेशा ही अपने आगे दूसरों को रखते हैं। और भले ही तुम इस चीज को अभी नहीं समझते, लेकिन आगे जाकर तुम इस चीज को रियलाइज करोगे और उस दिन तुम इस बॉडी को मुझे वापस लौटा दोगे, क्योंकि उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि असली सुपीरियर स्पाइडरमैन दरअसल में मैं हूँ। और ये कहते साथ ही पीटर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके नीचे गिरने के बाद वो ऑटो ऑक्टेवियस को पकड़कर उस पर घूसों की बरसात कर देता है। ये सब कुछ देखने के बाद ऑक्टेवियस समझ जाता है कि वो पीटर से नहीं जीत सकता और वो उससे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ऑक्टेवियस ने उससे हार मान ली थी। इधर मास्टर वीवर की जगह लेने के बाद कान पीटर से कहता है कि वो उसकी पावर्स को अब पूरी तरह से समझ चुका था और इसी के साथ वो ऑक्टेवियस के लिए उसके टाइम में एक पोर्टल को खोल देता है। और ये देखते साथ ही पीटर उससे कहता है कि उसका वक्त अब यहीं पर खत्म होता है और वो उठाकर ऑटो ऑक्टेवियस को उस पोर्टल में फेंक देता है, जिसकी वजह से ऑटो ऑक्टेवियस अपने समय में लौट जाता है और कान की पावर्स के कारण वो ये सब कुछ भूल भी जाता है। और इधर अर्थ 1 पर कान स्पाइडरमैन यूके के लिए अदर वर्ल्ड का पोर्टल खोलता है, लेकिन तब उन लोगों को ये चीज पता चलती है कि इनकर्जन्स की वजह से उसकी रियलिटी अब खत्म हो चुकी थी और इस मल्टीवर्स में अब कैप्टन ब्रिटेन कोर नहीं एग्जिस्ट करती थी। और ये देखने के बाद बिली ब्रैडॉक अर्थ 1 पर ही रुककर कान की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन अब पीटर पार्कर के अपनी अर्थ पर वापस लौटने का समय हो चुका था और वो जेसिका ड्रू और सिंडी मून के साथ मिलकर उस पोर्टल में घुस जाता है और वो लोग अपनी अर्थ यानी कि अर्थ 616 पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचते ही पीटर उनसे कहता है कि पिछले काफी समय से उसने अपने लिए कोई भी वक्त निकाला नहीं था, लेकिन इतने सारे स्पाइडरमैन को लीड करने के बाद अब पीटर इस बात को समझ चुका था कि वो अपनी कंपनी और अपनी लाइफ को भी अब लीड कर सकता था। और ये कहने के बाद वो उन दोनों से अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि अमेजिंग स्पाइडरमैन की लाइफ अब और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली थी।